रेंतारो आइजो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जो कि अपनी लाइफ में बस एक गर्लफ्रेंड चाहता है। इसलिए बंदा एक बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है, 3 बार कोशिश करता है, और ऐसे ही वो 100 बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए रेंतारो एक लव श्राइन के पास जाकर दुआ करता है, तो लव गॉड खुद उसके सामने आकर उसे एक सच्चाई बताता है, जिसके बाद ही रेंतारो की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या रेंतारो की गर्लफ्रेंड बन पाएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। उसके बाद रेंतारो को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की से कहता है मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। वो लड़की भी कहती है रेंतारो कुन तुम मुझे भी पसंद हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारे साथ डेट पर जाने का सोचते ही मुझे उल्टी आने लगती है। सॉरी पर मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद रेंतारो के दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं, और इस रिजेक्शन के बाद उसे मरने का मन करने लगता है। उसके बाद वो घर जा रहा होता है और उसका दोस्त भी उसके साथ होता है। फिर उसका दोस्त उसे देखकर कहता है तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो, तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। अच्छा ये बताओ तुम कितने बार रिजेक्ट हो चुके हो। रेंतारो कहता है तू मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। तो उसका दोस्त खुश होते हुए कहता है क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। फिर रेंतारो रोते हुए बताता है ये मेरा 100वां रिजेक्शन था। उसका दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाता है कि वो 99 बार भी रिजेक्ट होने के बाद भी 100वीं कोशिश करने चला गया, इसीलिए वो उसे एक फालतू सा टाइटल दे देता है। तो रेंतारो कहता है बस कर बे, अब तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो उसका दोस्त दोबारा पूछता है तुम 100 तक कैसे पहुंचे, आखिर तुमने पहली लड़की से कब पूछा था। रेंतारो बताता है जब वो 8 महीने का था तो उसने एक लड़की से कहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बताओ यार, जब हम लोग अपने डायपर गीले कर रहे होते हैं तब इस बंदे ने एक लड़की को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। रेंतारो मचलते हुए कहता है यार मुझे बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं कुछ प्यार वाली बातें कर सकूं, मुझे स्नो बॉल्स से नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के बॉल्स से खेलना है। फिर उसका दोस्त कहता है पता नहीं यार तुम हमेशा रिजेक्ट क्यों होते रहते हो, जबकि तुम इतने ज्यादा गुड लुकिंग हो और एक अच्छे इंसान हो और साथ ही साथ लड़कों और लड़कियों में पॉपुलर हो। रेंतारो कहता है क्या तू भी मेरा दीवाना है। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है यार, अब हाई स्कूल में भी रिजेक्ट हुआ तो मर मत जाइयो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रेंतारो एक श्राइन के पास जाकर लव गॉड को कहता है प्लीज मुझे एक गर्लफ्रेंड दिला दो। तो वहाँ से आवाज आती है तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बच्चा। तो रेंतारो देखता है कि उस श्राइन के डोनेशन बॉक्स में से किसी का सर बाहर आ रहा है, इसीलिए वो कहता है अबे चोर। तो वो बंदा कहता है कौन सा चोर इस तरीके से बाहर आता है, मैं इस श्राइन का गॉड हूँ, इसलिए चिंता मत करो रेंतारो बच्चा, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम हाई स्कूल में ही अपनी चिक से मिलोगे। तो कहता है क्या चिक, अच्छा तुम कह रहे हो चिक, ले मुझे वो खाना है। तो गॉड कहता है अबे तू टोकेवा घूल क्यों बन गया, मेरा मतलब था कि हाई स्कूल में तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिलेगी, वो इंसान जिसे पैदा होने से पहले तुम्हारे लिए चुना गया था, तुम्हारी सच्ची रोमांटिक पार्टनर। ये सुनने के बाद तो रेंतारो के दिल में भाई बल्ले ही बल्ले होने लग जाती है। फिर गॉड आगे बताता है जब दो सोलमेट मिलते हैं तो उन्हें एक झटका महसूस होता है और उसके बाद ही वो एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। ये बात लड़कियों को उस पल ही समझ में आ जाती है, लेकिन लड़कों को ये समझने में टाइम लगता है। तो रेंतारो भी उसकी बात को दोहराता है। तो गॉड कहता है मेरी बातों को मत दोहरा, वैसे भी हमारे पास इसी एपिसोड में सब कुछ कवर करने के लिए बहुत ही कम टाइम है। अरे मुझे लगता है कि मांगा में जो लाइन थी उसे काट दिया गया है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। तो रेंतारो कहता है अच्छा ठीक है कंटिन्यू करो। तो गॉड बताता है हर कोई अपने सोलमेट से तभी मिलता है जब उनका टाइम आ जाता है। तो रेंतारो पूछता है लेकिन जो पूरी जिंदगी सिंगल रहकर मर जाते हैं उनका क्या। गॉड बताता है जाहिर सी बात है, हर किसी को उनका सोलमेट नहीं मिलता, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि हाई स्कूल में तुम्हें तुम्हारी 100 सोलमेट मिलेगी। ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है और कहता है क्या 100 सोलमेट। तो गॉड कहता है तुम्हारा एक हैरम होगा तो खुश होना अब। लेकिन एनिमेटर गॉड की लाइंस काट देते हैं और सीधा रेंतारो कहता है अगर ये बात झूठ हुई तो मैं पूरा श्राइन जला दूंगा। उसके बाद सीधा 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो अब हाई स्कूल में आ चुका है। और जब सेरेमनी खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो अपना क्लासरूम ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी 2 लड़कियां उससे टकरा जाती है जो कि खुद भी क्लासरूम ही ढूंढ रही थी। फिर रेंतारो उनसे माफी मांगता है, लेकिन जैसे ही रेंतारो की नजर उन दोनों से मिलती है तो उन तीनों को झटका महसूस होता है, जैसा कि लव गॉड ने बताया था। तो रेंतारो उन्हें घूरने लगता है, पर फिर वो अपनी नजरें हटाता है और उन दोनों के पास जाकर माफी मांगते हुए अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो उन दोनों की खड़े होने में मदद कर सके। पर उनमें से एक लड़की को कुछ आइडिया आता है और वो कहती है माफ करना, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे नर्स ऑफिस ले जा सकते हो। तो ये सुनकर रेंतारो उससे माफी मांगने लगता है और रोते हुए कहता है माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। ये देखकर तो वो लड़की उस पर और ज्यादा फिदा हो जाती है और अपने मन में कहती है वो काफी ज्यादा रो रहा है क्योंकि उसकी वजह से किसी अजनबी को चोट लग गई। सच में ये लड़का तो बहुत ज्यादा दयालु है। उसके बाद रेंतारो उसे खड़े होने में मदद करने लगता है। ये देखकर दूसरी लड़की कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे पैर में चोट आ गई है और मैं तुम्हारा सहारा लेना चाहती हूँ। रेंतारो उससे पूछता क्या तुम्हारे पैर में भी मोच आ गई। तो कहती है हाँ मेरे पैर में भी मोच आ गई। तो सुनने के बाद रेंतारो खुद को ही मुक्का मारने लगता है और कहता है मैं सच में बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हूँ। ये देखकर वो लड़कियां कहती है अरे तुम अपने आप को मारना बंद करो, और ये कहते हुए खड़े हो जाते हैं। तो रेंतारो कहता है क्या तुम दोनों खड़ी हो सकती हो। और ये देखकर दोनों फिर से बैठ जाते हैं और नाटक करने लगते हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है। फिर रेंतारो उन्हें नर्स ऑफिस ले जाने लगता है, लेकिन वो कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे ले जा रहे हो। तभी दोनों बहाना बनाने लगते हैं कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो उससे चिपक जाते हैं। रेंतारो को यकीन नहीं होता कि ये सच है कि सपना। वो दोनों उससे बिल्कुल झिंगूर की तरह चिपक गए होते हैं। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और रेंतारो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं क्लास 1-4 से रेंतारो आइजो हूँ। फिर वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन एक साथ देने लगते हैं, जिसमें
जिसमें पहली लड़की कहती है मैं कराने इंदा हूँ क्लास 1-4 से, और दूसरी लड़की कहती है मैं हानाजोनो हकारी हूँ क्लास 1-4 से, यानी हम लोग क्लासमेट्स हैं। रेंतारो कहता है यार तुम लोग तो साथ में बोल रहे हो। फिर उनके बगल से दो लड़कियां बात करते हुए जा रही होती है कि क्या तुम्हें उस लेजेंड के बारे में पता है जिसमें कि लोगों को आपस में प्यार हो जाता है। कोर्टयार्ड में पिंक क्लोवर्स का एक बागीचा है, अगर तुम्हें वहाँ पर एक 4 लीफ क्लोवर मिला तो तुम जिससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगी वो मान जाएगा। और लोग कहते हैं कि 100% कामयाब होता है। ये सुनने के बाद हकारी और कराने वहाँ से बहुत ही तेजी में कोर्टयार्ड की तरफ चली जाती है। ये देख कर रेंतारो कहता है इनका पैर कैसे ठीक हो गया। उसके बाद सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जब रेंतारो अपने घर जा रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है आखिर वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागकर गई कहाँ, लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे वो दोनों दिखाई दे जाती हैं, जो कि अभी भी उस 4 लीफ क्लोवर को ढूंढ रही होती है। ये देखकर रेंतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो दोनों यहाँ पर 4 घंटे से उस फ्लावर को ढूंढ रहे हैं, वो दोनों उसके लिए ही ये सब कर रहे हैं। इसलिए वो उनके पास ड्रिंक्स लेकर जाता है। सबसे पहले वो कराने के पास जाता है और कहता है इंदा-सान क्या 4 लीफ क्लोवर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। और कराने कहती है आई जो मैं यहाँ पर कोई भी 4 लीफ क्लोवर नहीं ढूंढ रही, वो तो बस मैं यहाँ पर सुसु करने के लिए आई थी, इसीलिए मैं सही जगह ढूंढ रही थी। रेंतारो कहता है बाहर कौन टॉयलेट जाता है। फिर वो हकारी के बारे में पूछता है तो कराने बताती है शायद वो बाथरूम गई है। फिर उसके बाद रेंतारो उसको एक ड्रिंक देता है तो वो शर्माते हुए उससे वो ले लेती है और कहती है ऐसा नहीं है कि मैं ये पीना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे थैंक यू बोलती है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल होता है। ये देखकर रेंतारो भी शर्मा जाता है और कहता है एक सुंदर गर्ल। उसके बाद कराने वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर हकारी भी आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रेंतारो कहता है मुझे लगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रिंक लेकर आया था। लेकिन ये देखकर हकारी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है वैसे मैं पूरा एक कैन अकेले नहीं खत्म कर सकती, तो क्या तुम इसे पीकर आधा कर सकते हो। और हकारी का प्लान था कि वो रेंतारो की इनडायरेक्ट केस ले लेगी। रेंतारो कहता है मुझे लगा ही था कि ये वाला कैन तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही एक छोटा कैन खरीद लिया था। तो वो बहाना बनाने लगती है कि फिर भी ये बहुत ज्यादा है, तुम्हें इसमें से मेरे लिए और कम करना पड़ेगा। तो रेंतारो इसके लिए मान जाता है और वो उसमें से थोड़ा सा पीकर हकारी को दे देता है। तो ये देखकर हकारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी रेंतारो को भी समझ में आ जाता है कि ये तो एक इनडायरेक्ट केस हो जाएगी। लेकिन हकारी इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसके हाथ से वो कोल्ड ड्रिंक कैन गिर जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो रेंतारो उसके पास जाकर उसे अपना हैंकी देते हुए कहता है हानाजोनो-सान तुम्हारी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई है, उसे साफ कर लो। लेकिन हकारी उसका हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। और अपने लौंडे को तो पहली बार किसी लड़की ने डेट पर चलने के लिए पूछा था, इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डेट पे जाने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कराने आ जाती है और ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन रेंतारो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि कराने कुछ ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक कैन खरीद कर ले आई थी। तो कराने कहती है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारे एहसान को चुकाने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है, इसीलिए मैंने सब कुछ खरीद लिया। रेंतारो कहता है मैं इससे खुश हूँ, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं थी। तभी कराने हकारी पर भड़कते हुए कहती है और तू बीच में क्या कर रही है। तो हकारी अनजान बनने की कोशिश करती है और कहती है क्या तुम्हें भी आई जो कुन पसंद है। तो कराने बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और रेंतारो से कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मरे जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। रेंतारो कहता है मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से डेट पर जाने के लिए पूछते हुए नहीं देखा। तो कराने कहती है वो मेरा मतलब ये था कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ आइजो, प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। फिर दोनों लड़कियां आगे आती है और पूछती है तो बताओ तुम हम में से किसको चुनोगे। फिर उसके बाद सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो अपने रूम में बैठकर बहुत ही ज्यादा परेशान था कि आखिर उसे दोनों में से किसको चुनना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट हैं। इसलिए वो वापस से लव गॉड के पास जाता है और अपनी दुविधा बताता है। तो लव गॉड कहता है ये नामुमकिन है कि तुम उन दोनों में से एक को चुनो, तुम्हें दोनों को ही चुनना होगा। तो रेंतारो उससे पूछता है वैसे आमतौर पर जिसे 2 सोलमेट मिलती है वो क्या करते हैं। तो लव गॉड कहता है तुम्हारे केस में ये अलग है, क्योंकि आमतौर पर हर किसी को एक ही सोलमेट मिलता है और ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है जब तुम पैदा होने वाले थे। तो रेंतारो इस बारे में पूछता है तो लव गॉड बताता है वो मैं बस टीवी देख रहा था इसीलिए ऐसा हो गया। तो रेंतारो कहता है किसी के सोलमेट के बारे में लिखते हुए टीवी कौन देखता है। तो लव गॉड कहता है पहले मेरी पूरी बात सुनो, वो मैंने पहली बार देखा था इसीलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आया और उसके टाइटल में 100 लिखा हुआ था, इसलिए गलती से मैंने तुम्हारे सोलमेट की जगह पर 100 लिख दिया। तो रेंतारो कहता है अरे यार तुमने मेरी जिंदगी के साथ क्या कर दिया। तो लव गॉड कहता है तुम्हारे जले पर नमक छिड़कने के लिए माफ करना, लेकिन अभी तो इससे भी बुरी चीजें होना बाकी है। तो रेंतारो इस बारे में पूछता है तो लव गॉड बताता है जब सोलमेट आपस में मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो साथ में रहने लगते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके साथ कई सारी बुरी चीजें होती है और वो मर जाते हैं। तो रेंतारो कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो लव गॉड कहता है हाँ अगर तुम उनमें से एक को चुनोगे तो दूसरी मर जाएगी। तो रेंतारो चिल्लाते हुए कहता है अबे पागल बुड्ढे, मुझे तो अब और चुनने में दिक्कत होगी। तो लव गॉड उससे फिर से माफी मांगता है। फिर रास्ते में वो वापस जाते हुए बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो पहले तो दोनों को मना कर देगा, लेकिन फिर अलग अलग से जाकर दोनों को वापस से बता देगा कि वो उससे प्यार करता है और वो दूसरे को ना बताए। फिर उसके अगले दिन वो स्कूल जाता है जहाँ पर कराने और हकारी उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो उसको देखते हैं तो उसकी हालत पूरी तरीके से खराब होती है। तो वो लोग रेंतारो से पूछने लगते हैं तुम्हें क्या हो गया। तो रेंतारो कहता है इसे इग्नोर करो। फिर वो लोग पूछते चलो बताओ तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम किसे चुनने वाले हो। तो वो झुक कर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों
दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो ये सुनने के बाद कराने बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो रेंतारो कहता हाँ ये एक पागलपन लगता है, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा। और फिर हमें पता चलता है कि कल रात उसने ये प्लान तो बना लिया था, लेकिन मुक्का मारा था और कहा था कि उन दोनों ने मुझसे अपने दिल की बात खुलकर कही थी, तो मैं उन्हें ऐसे धोखे में नहीं रख सकता। मुझे खुद पता है कि किसी से अपने दिल की बात कहना कैसा होता है, इसलिए वो दोनों से कहता है कि मैं तुम में से एक को नहीं चुन सकता, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम लोगों को हमेशा खुश रखूंगा। कराने कहती है तुम कितनी भी मीठी बातें कर लो, लेकिन तू टाइमिंग करना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन तभी रेंतारो अपने पास से 4 लीफ क्लोवर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, वो भी दो। हमने कल कितना ज्यादा इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिला। तो रेंतारो बताता है कल मैंने एक टीचर की मदद की थी, इसीलिए मैंने रात को उनसे एक फेवर मांगा, और वो ये था कि मैं यहाँ पर आकर इस 4 लीफ क्लोवर को ढूंढ सकूं। तो उन्होंने मुझे यहाँ आने की इजाजत दे दी। तो कराने उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुमने रात भर इसे ढूंढा, तुम तो सच में एक बेवकूफ हो। क्या तुम अभी भी उस लेजेंड पर भरोसा करते हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें टू टाइमिंग की इजाजत नहीं दूंगी। तो रेंतारो कहता है वैसे मैं वो नहीं करना चाहता। तो कराने और ज्यादा भड़क जाती है, इसलिए हकारी उसे शांत करवाने लगती है। तो रेंतारो कहता है तुम दोनों ने कल इसे ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जवाब के साथ तुम्हें ये दूंगा तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। तो ये सुनने के बाद दोनों लड़कियों के नाक से खून निकल जाता है और वो वहीं गिर जाती है। फिर हकारी उठते हुए कहती है ठीक है मुझे ये मंजूर है। तो कराने कहती है क्या तुम भी पागल हो गई हो? तो हकारी कहती है हाँ मैं आइजो कुन के प्यार में पागल हो गई हूँ, और मुझे उससे प्यार करने के लिए टू टाइमिंग से कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ तुम मेरा ख्याल रखोगे न रेंतारो कुन? और वो उससे चिपकने लगती है। तो कराने भी इसके लिए मान जाती है और कहती है लेकिन तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तो हकारी उसे टीज करने लगती है। फिर रेंतारो कहता है मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को कभी भी उदास नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तो वो दोनों उसके गले लग जाती है और इस तरीके से रेंतारो की लव हैरम लाइफ शुरू हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो एक बिजली के खंबे से बात कर रहा था कि 100 बार रिजेक्ट होने के बाद अब मेरे पास दो गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ हकारी और कराने जाते हैं जो कि रेंतारो को गुड मॉर्निंग कहते हैं। कराने कहती है क्या तुम उस बिजली के खंबे से बात कर रहे हो? रेंतारो कहता है वो बस मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो कराने शांत हो जाती है और शर्माते हुए कहती है अगर तुम इतना ही ज्यादा बात करना चाहते हो तो तुम मुझसे, लेकिन वो बीच में रुक जाती है और कहती है जाओ तुम मर जाओ जाके। तो रेंतारो कहता है ये क्या बात हुई? तभी हकारी रेंतारो से चिपकने लगती है और कहती है आज का मौसम कितना अच्छा है ना रेंतारो कुन, और वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे रेंतारो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा तो हकारी एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने मन में बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे ख्याल लाने लगती है और उसकी मन की आवाज बाहर निकल के बोलने लगती है कि आज का मौसम सही में मर्दाना और ताकतवर लग रहा है। कराने बोलते हैं ये कैसा मौसम हुआ? तभी रेंतारो कराने का भी हाथ पकड़ लेता है और कहता है इंदासान चलो मेरे साथ। लेकिन कराने इससे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकारी अपने मन में कह रही थी मैं इससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और रेंतारो अपने मन में कह रहा था सच में मुझे आज मजा ही आ गया। कराने भी अपने मन में कह रही थी कि वो रेंतारो से प्यार करती है, और वो मौसम की तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहे होते तभी एक बुढ़िया आंटी उन्हें देखकर कहती है लगता है आजकल के बच्चों को मौसम कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद रेंतारो उनसे कहता है आना जोनो सान इंदा सान, लेकिन हकारी रुक जाती है और कहती है अगर तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो रेंतारो शर्माते हुए कहता है हाँ हकारी सान। तो वो भी कहती है रेंतारो कुन। फिर दोनों शर्मा जाते हैं। कराने देखकर कहती है मैं भी, और वो रेंतारो का नाम लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर से धुआं निकल जाता है। तो रेंतारो उसका नाम लेता है कराने, जिस वजह से वो शर्मा जाती है। तो हकारी कहती है मुझे भी सिर्फ हकारी बुलाओ। तो रेंतारो से हकारी कहता है तो वो भी शर्माते हुए उसे रेंतारो कहती है, और वो लोग रास्ते भर में एक दूसरे का नाम लेते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्कूल के बच्चे देख कर कहते हैं क्या ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं। तभी उन लोगों के पास से एक लड़का भागते हुए जाता है और कहता है बचा लो मुझे प्लीज, और उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी औरत पड़ी हुई थी। तो वो दोनों रेंतारो को बताते हैं कि वो तो वाइस प्रिंसिपल है, और उनका एक रूल है अगर कोई भी कॉरिडोर में भागेगा तो उसे वाइस प्रिंसिपल की पनिशमेंट मिलेगी, और वो है उनकी बहुत ही ज्यादा घिनौनी फ्रेंच किस। और इधर हम देखते हैं कि उस लड़के को वो वाइस प्रिंसिपल पकड़ लेती है और अपनी लंबी सी जीभ निकालकर उस लड़के को फ्रेंच किस कर लेती है, जिस वजह से वो लड़का तड़पने लगता है, और सही में वो वाइस प्रिंसिपल एक मॉन्स्टर लग रही होती है। कभी हकारी रेंतारो से पूछ लेती है वैसे रेंतारो कुन क्या तुमने पहले कभी किसी को किस किया है? तो रेंतारो कहता है नहीं नहीं, तुम दोनों ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, तो इससे पहले मैंने किसी को भी किस नहीं किया। तो ये सुनने के बाद दोनों के अंदर से आग निकलने लगती है और वो दोनों कहते हैं ये किस मेरी होगी। उसके बाद लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग साथ में बैठकर लंच करने के लिए आए थे। उसके बाद हकारी अपने लंच बॉक्स में से रेंतारो को थोड़ा सा खिलाती है और पूछती है तुम्हें ये कैसा लगा? तो रेंतारो कहता है सच में गैलेक्सी का सबसे ज्यादा टेस्टी खाना है। कराने कहती है मैंने भी कुकीज बनाई है, और वो रेंतारो को खिलाने के चक्कर में उसकी आंख ही फोड़ देती है। उसके बाद रेंतारो उस कुकीज को खा लेता है, तो कराने उससे पूछती है तो बताओ ये कैसा है? तो रेंतारो कहता है सच में ये गैलेक्सी में सबसे ज्यादा टेस्टी खाना है। कराने कहती है तुम्हारे दिमाग में तो बस गैलेक्सी घूम रही है। उसके बाद हकारी अपनी अगली चाल चलती है और वो एक स्टिक वाली चॉकलेट निकालकर रेंतारो से कहती है मेरे पास अभी ये भी बाकी है। लेकिन वो जब उसे निकालती है तो कहती है पर इसमें से किसी ने स्टिक्स को तोड़ दिया है, तो हमें इसे बिना हाथ लगाए खाना पड़ेगा, और मेरे पास इसे बिना हाथ लगाए खाने का तरीका है। तो रेंतारो अपना मुंह खोलो। तो रेंतारो अपना मुंह खोल लेता है, तो हकारी अपने मुंह से उसे चॉकलेट खिलाने लगती है, जिस वजह से रेंतारो वहीं पर शर्माते हुए जम जाता है। हकारी कहती है वैसे मुझे भी खाने का मन कर रहा है, और वो उस चॉकलेट को खाते हुए आगे
बढ़ने लगती है, जिस वजह से उनकी किस होने ही वाली होती है कि कराने भी एक स्टिक निकालकर रेंतारो खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में वो उसकी दूसरी आंख भी डैमेज कर देती है और इसी वजह से हकारी की चॉकलेट बीच में से टूट जाती है। फिर कराने कहती है, अरे रेंतारो तुम्हारी आंखें तो लाल हैं, इसका मतलब तुम्हें सर्दी है, तो मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है, तुम अपने मुंह के जरिए इस सर्दी को मुझे दे दो। और ये कहते हुए उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल होता है। फिर कराने उसकी तरफ उसे किस करने के लिए बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हकारी बीच में आकर उसे अपनी बड़ी बड़ी चीजों से हिट करके दूर कर देती है और कहती है, पहले हमें इसका टेम्परेचर चेक करना होगा। मेरे घर पर हाथों से और लिप्स से टेम्परेचर चेक करते हैं। और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो बीच में कराने आकर उससे कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी सर्दी को अपने मुंह के जरिए ले लूंगी। और वो रेंतारो के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी हकारी फिर से अपनी बड़ी बड़ी चीजों से उसे हिट करके दूर कर देती है। रेंतारो कहता है, क्या तुम दोनों शांत हो सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मुझे किस करना चाहते हो? तो दोनों शर्मा जाते हैं और कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रेंतारो समझ जाता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को किस करूंगा। पर वो दोनों कहते हैं, लेकिन तुम हम में से पहले किसको किस करोगे, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। रेंतारो कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। और वो उन्हें अपना प्लान समझाता है और उसका प्लान ये था कि वो लोग आंखों पर पट्टी बांधेंगे और कानों में ईयरफोन्स पहन लेंगे ताकि किसी को भी पता ना चले कि पहले किसको किस किया गया है। और लोकेशन पता करने के लिए वो लोग डाइस का यूज करेंगे। और वो दोनों कहते हैं, लेकिन इसमें आराम से चीटिंग हो सकती है। तो रेंतारो कहता है, ठीक है, तो हम इसके लिए पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और वो उनके साथ पिंकी प्रॉमिस करता है कि अगर वो खुद चीटिंग करेगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई चीटिंग करेगा तो भी उसी की आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है। इसलिए दोनों अपने मन में कसम खाते हैं कि मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूंगी। उसके बाद वो अपना प्लान फॉलो करने लगते हैं। फिर रेंतारो सबसे पहले हकारी की तरफ जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है तो वो गलती से कुछ गलत चीज पकड़ लेता है, जिस चक्कर में उसकी नाक से खून आ जाता है और वो हकारी से माफी मांगने लगता है। पर हकारी कहती है, रेंतारो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हो। पर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, हमें ये फिर से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद वो कराने के पास जाकर उसकी आंखों से पट्टी हटा देते हैं और कहते हैं, हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फिर से वो लोग दोबारा शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक बिल्ली बैठी होती है जो कि कराने की पैंटी देख लेती है और वो उसके पास जाकर अपने पंजों से उसकी पैंटी को टच करने लगती है, जिस चक्कर में वो रेंतारो को ही पीट देती है और कहती है, ये करने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था ना, तुम बहुत बड़े ठरकी हो रेंतारो। लेकिन जब वो अपनी आंखों से आई पैच हटाती तो उसे पता चलता है ये सब एक बिल्ली ने किया था। फिर वो लोग दोबारा शुरू करते हैं और ऐसे ही वो हर बार शुरू से शुरू करते हैं और हर बार फेल होते हैं और ये सब करते करते शाम हो जाती है। लेकिन ये सब देखने के बाद हकारी और कराने एक दूसरे पे ही चिल्लाने लगते हैं कि ये सब उसकी गलती की वजह से हो रहा है। लेकिन रेंतारो बीच में बोलता है, तुम लोग लड़ो मत, ये मेरी गलती है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे मेरी फर्स्ट किस नहीं मिली है। मैं सच में बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हूँ, मैं तुम लोगों का बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है तो वो लोग उसका पीछा करते हैं और पूछते, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तभी रेंतारो जोर से चिल्लाता है, वाइस प्रिंसिपल। तो वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है और उसे दबोच लेती है और कहती है, अब तुझे मेरे प्यार की सजा मिलेगी। और वो उसे फ्रेंच किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी कराने वाइस प्रिंसिपल को पकड़ लेती है और कहती है, ठरकी बुढ़िया, उससे दूर रहे। वाइस प्रिंसिपल कहती है, अपने टीचर का गला पकड़ना रूल्स के खिलाफ है। कराने कहती है, और अपने स्टूडेंट्स को किस करना कानून के खिलाफ है। तभी हकारी बाहर देखकर चिल्लाती है, देखो वो तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के इंस्पेक्टर हैं। और वो उस इंस्पेक्टर को बुलाने लगती है। ये सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल घबरा जाती है क्योंकि इस चक्कर में उसके जॉब के ऊपर बात आ सकती है। इसीलिए वो कराने को डराकर वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं अपनी जॉब नहीं खो सकती क्योंकि मुझे होस्ट क्लब में हॉट लड़कों को किस करने के लिए पैसे चाहिए। और वो एक मकड़ी की तरह वहाँ से जाते हुए एक लड़के को पकड़ लेती है। उसके बाद कराने और हकारी रेंतारो के पास आकर पूछते, क्या तुम ठीक हो? लेकिन आखिर तुम करना क्या चाहते थे? रेंतारो बताता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहो। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरी फर्स्ट किस तुम्हारे लड़ने की वजह है तो मैं अपनी फर्स्ट किस को खराब करने के लिए तैयार हो गया था। तो दोनों साथ में कहते हैं, अगर तुम अपनी फर्स्ट किस को किसी ऐसे को देकर खराब करना चाहते हो जिसे तुम पसंद ही नहीं करते तो इससे अच्छा तो ऐसा होगा कि तुम इस किस को इसे दे दो। और कहने के बाद दोनों ही शौक हो जाते हैं कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के लिए ये क्यों कह रहे हैं। रेंतारो कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अपने प्यार के राइवल को कभी भी मेरी फर्स्ट किस नहीं देना चाहोगी। तो दोनों उसे समझाने लगते हैं कि उनका एक हिस्सा तो ऐसा कहता है लेकिन वो नहीं चाहते कि उसकी फर्स्ट किस खराब हो जाए। तो ये सुनने के बाद रेंतारो को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और वो दोनों को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। लेकिन दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, मैं सच में इससे प्यार करती हूँ। फिर रेंतारो उन्हें एक और प्लान बताता है जो कि उसने पहले सोचा था और उसमें वो तीनों साथ में किस कर रहे होंगे। लेकिन रेंतारो ये भी बताता है कि तुम दोनों सिर्फ मुझे ही नहीं एक दूसरे को भी किस कर रहे होगे। तो सुनने के बाद दोनों का चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। रेंतारो कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों इसके लिए नहीं मानोगी, लेकिन ये ठीक रहेगा क्योंकि मुझे हम पर भरोसा है। फिर वो दोनों का हाथ पकड़ लेता है तो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद तीनों किस करते हैं। लेकिन रेंतारो अपने मन में कहता है, ये तो पूरी तरीके से यूएफओ को बुलाने वाला तरीका लग रहा है। और सही में उनके किस करने के बाद एक यूएफओ आता है और गायब हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग लाइब्रेरी में आए थे क्योंकि कराने और हकारी को कुकिंग के लिए बुक चाहिए थी। पर फिर से कराने अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। फिर कराने एक बुक को ढूंढ लेती है तो हकारी कहती है, अरे ये डिश तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे भी दिखाना। लेकिन कराने उससे कहती है, तुम खुद की बुक ढूंढ लो। तो उन दोनों को लड़ता देखकर रेंतारो कहता है, आराम
से रहो क्योंकि तुम दोनों ने पहले ही अपनी फर्स्ट केस शेयर कर ली है। तो सुनकर दोनों का चेहरा लाल हो जाता है और कराने कहती है तुम्हारा बेकार आइडिया था। हकारी कहती है हम तो बस तुम्हारा साथ दे रहे थे। तो वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद रेंतारो भी अपने लिए एक रोमांस नोवेल ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे एक बुक दिख भी जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने वाला होता है तभी उसके सामने में एक बहुत ही प्यारी लड़की आती है। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजरें आपस में मिलती है तो दोनों को बहुत तेज झटका लगता है और रेंतारो को समझ में आ जाता है कि ये लड़की भी उसकी सोलमेट है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते ही रहते हैं। फिर उस लड़की को शर्म आ जाती है और वो पीछे हट जाती है ताकि रेंतारो अपनी पसंद की बुक ले सके, लेकिन रेंतारो कहता नहीं तुम पहले ले सकती हो। तो वो लड़की अपने पास से एक बुक निकालकर उसकी तरफ इशारा करती है। तो रेंतारो उसमें लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ता है जो कि था मैं इस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन हूँ। तो रेंतारो उससे इस बारे में पूछता है। तो लड़की दोबारा से बुक की तरफ इशारा करती है और उसमें लिखा हुआ था हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रेंतारो को लगता है कि लाइब्रेरी में बोल नहीं सकते, इसीलिए वो बुक का इस्तेमाल करके बात कर रही है। फिर वो लड़की फिर से बुक के जरिए उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें क्या ढूंढना है। तो रेंतारो इशारे में ही उसे समझाने लगता है कि उसे एक रोम कॉम नोवेल चाहिए। तो लड़की उससे पूछती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो रेंतारो थोड़ा शौक हो जाता है। तो वो लड़की दोबारा से उसे बुक के जरिए बताती है उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, इसीलिए वो किसी और को बुलाकर लाएगी और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रेंतारो उसे रोककर कहता है मैं पहले समझा नहीं था, मुझे माफ करना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो वो अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर रेंतारो उसे बताता है कि उसे एक रोमांटिक नोवेल चाहिए। तो लड़की समझ जाती है और उसके लिए हर जगह से बहुत सारी नोवेल्स और बुक्स इकट्ठा करके वहाँ डेस्क पर लाकर रख देती है। रेंतारो कहता है ये तो बहुत ज्यादा है। तो लड़की उससे माफी मांगती है। तो रेंतारो कहता है ये तुमने मेरे लिए चुना है तो मैं सारी बुक्स पढ़ लूंगा। और वो उन्हें लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन एक टीचर उसे बताती है तुम्हारा लाइब्रेरी कार्ड एक्सपायर हो गया और इसे बनने में एक हफ्ता लगेगा। तो लड़की रेंतारो के पास जाकर उसे अपनी बुक ऑफर करती है। तो ये देखकर रेंतारो उसको शुक्रिया कहता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो लड़की उसे अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि वो क्लास 1-4 से है और उसका नाम योशीमोतो शिजुका है। तो रेंतारो समझ जाता है कि वो उसी की क्लास में है और वो उसे थैंक यू बोलते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद वो कराने और हकारी के पास जाकर देखता है तो वो दोनों कुछ ज्यादा ही मन लगाकर कुकिंग बुक पढ़ रही होती है। ये देखकर रेंतारो इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम दोनों जैसी मेहनती गर्लफ्रेंड पाकर मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो घर पर आकर उस किताब को पढ़ने लगता है जो कि शिजुका ने उसे दी थी और उसे वो स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि उसमें एक नाइट था और राजकुमारी थी जो कि एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन ये जालिम दुनिया उन्हें मिलने से रोक रही होती है। और इसी के साथ वो पहला वॉल्यूम खत्म कर देता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि ये स्टोरी पढ़ने के बाद वो इमोशनल हो गया था। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम में शिजुका एक और बुक लेकर आ गई थी। फिर उसके पास रेंतारो आता है और उसे गुड मॉर्निंग कहकर शुक्रिया भी कहता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके दूसरे वॉल्यूम पे पड़ जाती है। तो शिजुका उसे वो बुक निकाल कर दे देती है। तो ये देखकर रेंतारो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो कहता है इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और वो उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे एक ड्रिंक खरीद कर देता है। फिर दोनों वहीं पास के बेंच पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, जहाँ पर रेंतारो शिजुका से पूछता है क्या तुम्हें इस नोवेल के बारे में सब कुछ पता है। तो शिजुका हाँ में सर हिलाती है। तो रेंतारो उस नोवेल की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। तो शिजुका भी बुक के जरिए से कहती है मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसे काफी टाइम से पढ़ रही हूँ और मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है। तो रेंतारो को समझ में आ जाता है कि इसी वजह से शिजुका पेज पलट के आराम से उस लाइन को ढूंढ लेती है जो कि वो कहना चाहती है और वो इसकी तारीफ करता है, लेकिन शिजुका कहती है मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ, मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो लोगों से बिल्कुल अलग है और इसी वजह से मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं दोस्त कह सकूं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे दूर नहीं जाने के लिए। तो रेंतारो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर वो कुछ सोचता है और कहता है क्या मुझे वॉल्यूम 1 दोबारा मिल सकती है। तो शिजुका उसे दे देती है। रेंतारो कहता है मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगा। फिर लाइब्रेरी में वो टीचर शिजुका से कहती है अरे तुम तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है क्या। पर वो शर्माते हुए बुक की तरफ इशारा करती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे शर्माता देखकर वो टीचर समझ जाती है कि वो उसे बताना नहीं चाहती। फिर कुछ देर बाद शिजुका उसी नोवेल को लेने के लिए आती है जिसे रेंतारो लेने वाला था और ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं और रेंतारो शिजुका के पास एक बार भी मिलने के लिए नहीं आता। तो रिसर्च के टाइम शिजुका नीचे टहल रही होती है, तभी उसकी नजर रेंतारो और उसकी दोनों गर्लफ्रेंड पे पड़ती है, जहाँ पर हकारी और कराने उससे कह रहे थे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। तो रेंतारो बताता है मैं किसी काम में बिजी हूँ इसीलिए। तभी हकारी रेंतारो के गाल पर किस कर देती है और कहती है मैं तुम्हें बस एनर्जी दे रही थी। तो रेंतारो उसे खुश होकर गले लगा लेता है। तो कराने कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए एनर्जी है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अपने सर से ही उसे हिट कर देती है। ये देखने के बाद शिजुका पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन वो खुद से कहती है रेंतारो की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। और फिर हमें उसके पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां उससे कहती है तुम अजीब हो, तुम हमेशा इस तरीके से बात क्यों करती हो। और ऐसे ही उसकी मॉम भी उस पर हमेशा गुस्सा करती थी क्योंकि शिजुका कभी भी कुछ बोलती नहीं थी। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर शिजुका लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर रेंतारो आता है और कहता है अच्छा तो योशीमोतो-सान तुम यहाँ पर हो। और फिर वो उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन भेजा है, उसे इंस्टॉल करो, चिंता मत करो वो बिल्कुल सेफ है। तो शिजुका ऐसा ही करती है और उसके भेजे हुए ऐप को डाउनलोड कर लेती है। तो रेंतारो उसे एक फाइल भेजता है जो कि शिजुका उस एप्लीकेशन में इंसर्ट कर लेती है। फिर जैसे ही वो उस ऐप को खोल कर देखती है तो उसमें वही बुक छपी हुई थी जो कि उस नोवेल की फर्स्ट
वॉल्यूम थी। रेंतारो उसे कहता है तुम उसमें से किसी पार्ट को सिलेक्ट करो। तो शिजुका ऐसा ही करती है और वो टेक्स्ट स्पीच में बदलकर उसके फोन से बाहर आता है। रेंतारो उसे बताता है ये एक टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन है, तुम इसका इस्तेमाल करके अब लोगों से बात कर सकती हो। तो शिजुका को याद आता है कि इस नोवेल की तो कोई भी डिजिटल कॉपी इंटरनेट पर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब रेंतारो ने उसे अपने हाथों से फोन के अंदर लिखा है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। तो रेंतारो कहता है मैं बस चाहता था कि तुम लोगों से आसानी से बात कर सको। तभी शिजुका उसमें से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करती है तो फोन से आवाज आती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये कहने के बाद वो रोते हुए दोबारा से टेक्स्ट सिलेक्ट करके कहती है मुझे माफ करना, इस पर ध्यान मत दो, मुझे पता है तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो शिजुका को पकड़ के कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो शिजुका कहती है लेकिन किस्मत हमें कभी भी एक साथ नहीं होने देगी। तो रेंतारो उस नोवेल में से एक लाइन बोलता है अगर किस्मत हमारे रास्ते में है तो चलो शिजुका साथ में इसे पार करते हैं। फिर अगले दिन वो शिजुका को कराने और हकारी के पास लेकर जाता है और उनसे परमिशन मांगता है कि क्या शिजुका भी उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। तो ये देखकर कराने रेंतारो पे चिल्लाने लगती है और हकारी रो रही होती है। तो कराने उसे शांत करवाती है लेकिन हकारी तो कहती है तुम्हें योशीमोतो से प्यार हो गया पर फिर भी तुमने उसके लिए हमें नहीं छोड़ा, सच में तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। तो कराने कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और इधर रेंतारो कहता है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए पहले जैसी ही रहेंगी, बल्कि मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा, प्लीज मुझे शिजुका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने दो। और अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें ठीक से प्यार नहीं कर रहा तो मुझे बता देना, मैं उसी वक्त अपना पेट काट कर मर जाऊंगा। कराने उस पर फिर से चिल्लाती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। और हकारी तो उसे एक सिग्मा मेल बोलने लगती है, पर रेंतारो अपनी बात पर अभी भी डटा हुआ था, इसलिए हकारी कहते ठीक है तुम शिजुका को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। उसके बाद वो साथ में बैठकर लंच करने लगते हैं और रेंतारो उन लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो शिजुका कहती है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उसके बात करने के तरीके को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो रेंतारो शिजुका से कहता है मैंने तुम्हें जो नोवेल का दूसरा वॉल्यूम भेजा है उसमें हमारे क्लास के बच्चों के नाम भी हैं, इसीलिए उनका भी इस्तेमाल करना। और फिर वो कराने और हकारी को बताता है वो एक लाइब्रेरियन है और उसे नोवेल्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और जब भी वो नोवेल्स पढ़ती है तो उसके पैर उसके इमोशन बता देते हैं। तो शिजुका ये सुनकर ब्लश करने लगती है और वो कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता था। फिर रेंतारो बताता है जब भी हकारी किसी सोच में पड़ जाती है तो वो अपनी उंगली को होठ में दबा लेती है और सच में वो उस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लगती है। और जब कराने कोई बात छुपाने की कोशिश करती है तो वो अपने बालों को उंगलियों में घुमाने लगती है। ये सुनकर हकारी और कराने बहुत ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और शिजुका, कराने, हकारी तीनों के चेहरे बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। फिर रेंतारो उन्हें किस की बात भी बताता है। जब वो लोग किस कर रहे होते हैं तो हकारी मुंह फुला लेती है और कराने सांस भी नहीं लेती। तो सुनकर वो दोनों और ज्यादा शर्मा जाते हैं। तभी शिजुका उससे पूछती है तुम्हारा मतलब ये है कि तुम बुसिंग पहले ही कर चुके हो। तो रेंतारो कहता है बुसिंग। तो शिजुका कहती है माफ करना, मेरा मतलब था किसिंग। तभी हकारी पूछ लेती है शिजुका सान क्या तुम भी किस करना चाहती हो। तो वो अपने मुंह से कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो खुद को रोक लेती है और अपने फोन से कहती है मैंने गॉड की कसम खाई है कि मैं शादी से पहले पवित्र रहना चाहती हूँ। रेंतारो कहता ठीक है हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, वैसे मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और ये देखकर वो दोनों पीछे शर्मा रहे होते और उन्हें फिर से किस चाहिए थी। और फिर वो दोनों रेंतारो को लंच खिलाने लगते हैं और शिजुका एक तरफ बैठकर ये देख रही थी। और लंच के बाद हकारी और कराने एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि कराने हकारी को ठीक से रेंतारो को खिलाने नहीं दे रही थी और हकारी कराने को ठीक से रेंतारो को नहीं खिलाने दे रही थी। फिर उन्हें शांत करवाने के लिए रेंतारो अपने पास से कार्ड का बॉक्स निकालता है और कहता है हम ओल्ड मेड खेलेंगे जिसमें जो जीतेगा वो हारने वाले को गुदगुदी करेगा। और रेंतारो का ये प्लान था कि वो हारेगा और उन लोगों से गुदगुदी करवाएगा ताकि उन लोगों का मूड ठीक हो सके, लेकिन वो लोग तो अब हारने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो रेंतारो से खुद को गुदगुदी करवाना चाहते थे। फिर पहला राउंड होता है जिसमें रेंतारो जीतता है और कराने हार जाती है। तो रेंतारो कराने को गुदगुदी लगाने जाता है लेकिन कराने कुछ ऐसे पोज में चली जाती है जो कि बेड के ऊपर कपल्स करते हैं। फिर दूसरा राउंड होता है और इस बार भी रेंतारो ही जीतता है और हकारी हार जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो अपनी बड़ी बड़ी चीजें आगे करके कहती है ठीक है तो शुरू हो जाओ। तो कराने उसे पकड़ के कहते हैं यहाँ पर कोई कपड़े उतारने का शो नहीं हो रहा। फिर रेंतारो आगे बढ़ के उसे गुदगुदी करने लगता है जहाँ पर हकारी को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन तभी वो उसे रोक कर पीछे हटते हुए कहती है मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है इसलिए अब बस करो। और वो दूसरी तरफ जाकर खुद से कहती है मैं बाल वाल बच गई नहीं तो मेरा पानी निकल जाता। फिर तीसरा राउंड होता है और इसमें भी रेंतारो ही जीतता है और शिजुका हार जाती है। तो रेंतारो शिजुका को गुदगुदी करने लगता है पर वो हंस तो रही थी लेकिन फोन से हंसने की आवाज निकाल रही थी। तो रेंतारो उसे और गुदगुदी करने लगता है और अब हकारी और कराने को रेंतारो गुदगुदी करने का मन था, इसीलिए इस बार वो जीतने का फैसला करते हैं। फिर फोर्थ राउंड होता है और उसमें रेंतारो हार जाता है और शिजुका जीत जाती है। तो रेंतारो उससे गुदगुदी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो शिजुका उसके पास जाकर बस उसे थोड़ा थोड़ा टच करके गुदगुदी करती है। ये देखकर हकारी को अपने मन में ख्याल आता है कि वो तो शिजुका के सामने में कुछ भी नहीं है क्योंकि शिजुका बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन कराने को कुछ समझ में आता है। तभी रेंतारो कहता है मैं बाथरूम से होकर आता हूँ और उसके जाने के बाद कराने शिजुका से पूछती है वो क्या था। शिजुका कहती है क्या क्या था, पर कराने भड़क जाती है और कहती है तुम हमारे लिए खुद को क्यों रोक रही थी, मैंने देखा कि तुम खुद को रेंतारो को गुदगुदी करने से रोक रही थी। तो शिजुका कहती है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम दोनों पहले से रेंतारो की गर्लफ्रेंड हो और मैं तो अभी आई हूँ और सच में तुम दोनों बहुत क्यूट हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। तो कराने कहती है लेकिन तुम खुद भी बहुत क्यूट हो और वो उस पर गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगती है। तो हकारी भी उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है रेंतारो सच में सबसे
बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो शिजुका इमोशनल हो जाती है। तो कराने आगे आकर उससे कहती है मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम खुद को रोकना बंद करो और बस अपने दिल की बात कहो। तो शिजुका उन दोनों को उनके नाम से बुलाती है और फिर हमें पता चलता है रेंतारो वहाँ से गया नहीं था, बल्कि वो वहीं पर रुका हुआ था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यहाँ का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। इसीलिए उसने सोचा कि उसे उन लोगों के बीच में से अजनबी वाली दीवार को हटाना होगा, तभी उसने ये प्लान बनाया था। और वो भी इमोशनल हो जाता है कि उसे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड्स मिली हैं। और फिर वो वापस से छत पर आ जाता है। तो कराने उसके पास जाकर कहती है रेंतारो हमें लूजर को दोबारा सजा देनी है, शिजुका ने तुम्हें ठीक से गुदगुदी नहीं की थी। तो हकारी भी शिजुका का हौसला बढ़ाती है, इसलिए शिजुका और रेंतारो मान जाते हैं। फिर रेंतारो शिजुका के पास जाता है तो शिजुका शर्माते हुए कहने लगती है मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हकारी और कराने बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शिजुका कहती है हाँ मैंने पहले वो बात कही थी कि मैं बहुत ज्यादा पवित्र रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तो रेंतारो कहता है हाँ मैं समझ गया, वैसे मैं भी तुम्हें किस करना चाहता था। तो शिजुका शर्माते हुए अपने होठों को आगे कर देती है। तो रेंतारो उसके सर को सहलाने लगता है। फिर वो कहता माफ करना तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, और वो अपने हाथ को हटाने लगता है, लेकिन शिजुका उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को अपने गालों पर लगा देती है। ये देखकर रेंतारो अब खुद को रोक नहीं पाता और नीचे झुककर उसे किस कर लेता है, जिस वजह से शिजुका का चेहरा लाल हो जाता है और वहीं पर जम जाती है। तो हकारी कराने को टीज करती है कि तुम्हारी बातों की वजह से अब लगता है शिजुका का दिल कुछ ज्यादा ही खुल गया है। फिर वो रेंतारो के पास जाकर कहती है कि उसे भी किस करना है। तो रेंतारो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हकारी उससे पूछती है क्या मैं भी क्यूट हूँ। तो रेंतारो कहता है हाँ तुम बिल्कुल क्यूट हो, तुम कराने और शिजुका मेरे लिए बहुत ज्यादा क्यूट गर्लफ्रेंड्स हो। और ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। तो हकारी भी वहीं पर जमी हुई खड़ी हो जाती है। फिर वो कराने की तरफ घूमता है। तो कराने कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसके पास आ जाती है। तो रेंतारो से गले लगाते हुए कहता है कराने तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो, जब भी तुम शर्माती हो तो तुम सुपर क्यूट लगती हो। तो कराने उसे शर्माते हुए मुक्के से मारने लगती है। रेंतारो कहता है अरे सच में इससे चोट लग रही है। रेंतारो कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या तुम भी चाहती हो। तो कराने शर्माते हुए कहती है हाँ मैं चाहती हूँ। तो रेंतारो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है और तीनों अपनी दुनिया में ही खो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके बीच थोड़ा हंसी मजाक होता है। उसके बाद सीधा एग्जाम का रिजल्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों लड़कियां पहुंच जाती है। लेकिन रेंतारो वापस से अपने क्लासरूम में गया था ताकि वो अपना फोन लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही रेंतारो अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। तो वो उससे पूछता है क्या तुम रिजल्ट देखने के लिए नहीं जाओगी। तो वो लड़की कहती है मुझे पता है कि मैं ही टॉप करूंगी। और ये कहते हुए वो रेंतारो की तरफ देखती है। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों को बहुत तेज झटका लगता है, यानी कि ये लड़की भी रेंतारो की सोलमेट है। तो रेंतारो उस लड़की से पूछता है तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ रिजल्ट देखने चलोगी। पर वो लड़की कहती है मैंने कहा ना, अगर मैं देखने जाऊंगी तो वक्त की बर्बादी होगी। तो रेंतारो उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है तीनों ने उससे ज्यादा स्कोर किया है, तो वो उन्हें अप्रिशिएट करता है। लेकिन जैसे ही वो बोर्ड पर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की ने टॉप किया होता है और उसका नाम नानो एआई होता है। तो रेंतारो इस बारे में उन लोगों से पूछता है। तो वो लोग उसे बताते हैं वो हमारी ही क्लास की एक लड़की है जो कि हमेशा टॉप स्कोर लाती है। तो रेंतारो को समझ में आ जाता है कि ये वही लड़की है जो कि क्लासरूम में बैठी हुई थी। उसके कुछ देर बाद जब साइंस की क्लास हो रही होती है तो रेंतारो को नानो के टीममेट में जोड़ दिया जाता है और उन लोगों को अनियन के सेल्स को देखने के लिए कहा जाता है ताकि वो लोग उसका अच्छे से एक डायग्राम बना सके। पर नानो तो बुक से देखकर ही उसे कॉपी करने लग जाती है। रेंतारो कहता है हमें असली अनियन को माइक्रोस्कोप से देखकर उसे समझना होगा। नानो कहती है लेकिन ये बेहतर तरीका है क्योंकि साइंटिस्टों ने तो पहले ही इसके बारे में पता कर लिया है, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो रेंतारो कहता है टीचर हमें देख रहे हैं। तो नानो बिना अनियन के माइक्रोस्कोप से नीचे देखने लगती है। रेंतारो कहता है वहाँ पर अनियन नहीं है। तो नानो बुक को उठाकर उसके डायग्राम को देखने लगती है। तो रेंतारो बोलता है हमें असली अनियन का इस्तेमाल करना है। पर नानो कहते नहीं मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है। ये सब देखकर रेंतारो को समझ में नहीं आता कि आखिर वो नानो से कैसे बात करे। फिर वो खुद ही अनियन को लेकर उसे ब्लेड से काटने लगता है, लेकिन उसे चक्कर में उसकी उंगली पर कट लग जाता है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक ढूंढने लगता है। पर नानो कहती है मेरे पास इससे ज्यादा बेहतर तरीका है, और वो उसकी उंगली को लेकर अपने मुंह में डाल लेती है और उसे चाटते हुए बताती है हमारे सलाइवा में चोट को ठीक करने की ताकत होती है। पर रेंतारो ये देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है इतनी सुंदर लड़की ने मेरी उंगली को अपने मुंह में ले रखा है, क्या ये कोई सपना है। वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तो वो लोग अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो रेंतारो नानो को थैंक यू बोलता है। तो नानो कहती है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं होते तो सफाई करने में दिक्कत होती। तो रेंतारो कहता है लेकिन मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना है, तो मैं तुम्हारे लिए सोडा लेकर आता हूँ। पर नानो उसके लिए भी मना कर देती है क्योंकि उसे सबसे बेहतर पानी ही लगता है। तो रेंतारो कहता है मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ। नानो कहती है लेकिन मुझे नहीं जानना। पर उसके मन में अजीब तरीके की फीलिंग्स आ रही थी। तो रेंतारो कहता है तुम्हें हमेशा पढ़ते नहीं रहना चाहिए, तुम्हें कभी कभी मजे भी करना चाहिए। पर नानो कहती है उन सबसे मेरा टाइम वेस्ट होता है, और वो वहाँ से चली जाती है। पर ये देखकर रेंतारो बहुत शौक हो गया होता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानो अपने घर पर आ चुकी थी और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार वही चीज याद आ रही थी जो कि उसने रेंतारो के साथ किया था। और वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आखिर उसने रेंतारो के लिए ऐसा क्यों किया। इसलिए वो फोकस करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। पर वो कितनी बार भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उसके मन में बार बार रेंतारो की बात चल रही होती है और वो उसे याद कर रही होती है। इसीलिए अगले दिन वो रेंतारो को एक खाली क्लासरूम में बुलाती है और उसे बताती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो रेंतारो भी
बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है, पर नानो उसे मना कर देती है। ये देखकर रेंतारो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। तो नानो उसे बताती है, मुझे लगा कि तुम मुझे मना कर दोगे, लेकिन तुमने मना नहीं किया, इसलिए मुझे खुद ही मना करना पड़ा। तो रेंतारो पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो नानो उसे बताती है, मैं यहाँ पर आज इस प्यार को खत्म करने के लिए आई थी। लेकिन रेंतारो पूछता है, पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसे खत्म क्यों करना है? पर नानो कहती है, रोमांस बस शादी और बच्चे लाता है और इससे वक्त की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। टीन एज का लव बहुत ही ज्यादा बेकार होता है और मैं तुम्हारे साथ कभी भी डेट पर नहीं जाऊंगी, ठीक है, गुड बाय। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर रेंतारो उसे रोककर कहता है, एआई-सान, ये अफसोस की बात है, लेकिन मैं पहले 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ और एक बार और मैं इस प्यार को खत्म करके रिग्रेट नहीं करना चाहता। तो नानो अपने मन में बोलती है, आइजो रेंतो मुझसे प्यार करता है, और वो फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगती है ताकि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। रेंतारो कहता है, मैं तुम्हारी तरह अपने प्यार को रोक नहीं सकता, इसलिए क्या तुम बस मेरे साथ एक बार डेट पर चलोगी? मैं वादा करता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया तो मैं पीछे हट जाऊंगा, इसीलिए प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानो रेंतारो के साथ डेट पर आ गई थी, लेकिन रेंतारो जब उसे राइड पर बैठाता है तो उसे वो राइड पसंद नहीं आती, ना ही उसका कैमरा पसंद आता है, क्योंकि उस कैमरे की फोटो बस एक बार निकलेगी और अगर वो खो गई तो दोबारा से नहीं मिलेगी। फिर ऐसे ही रेंतारो उसे अलग अलग राइड्स पर ले जाता है, पर नानो को वो सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो उसे हॉन्टेड हाउस ले जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है, लेकिन रेंतारो बहुत डर रहा होता है। फिर आखिरी बार वो लोग पेरिस व्हील पर जाते हैं, तभी रेंतारो नोटिस करता है कि नानो कहाँ पर है, इसलिए वो उससे पूछ लेता है, क्या तुम्हें हाइट से डर लगता है? तो नानो हाँ में सर हिला देती है। तो रेंतारो पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाऊं? तो वो इसके लिए मान जाती है और रेंतारो उसके बगल में आकर बैठ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो अभी भी घबरा रही है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो नानो भी उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और अब अम्यूजमेंट पार्क बंद होने वाला होता है और रेंतारो नानो को वो सारी फोटोज दिखा रहा होता है जो कि उसने डेट के वक्त ली थी। नानो कहती है, मुझे यहाँ थोड़ा मजा तो आया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो मेरे टाइम से ज्यादा कीमती हो। तो रेंतारो समझ जाता है और वो कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इन यादों को यहीं पर मिटा देना चाहिए, और वो उन फोटोज को लेकर जलाने लगता है। पर तभी नानो को उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं, इसीलिए वो जल्दी से उन फोटोज को बचा लेती है। तो रेंतारो उससे कहता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुमने जो टाइम अपना यहाँ पर बिताया है उसने तुम्हें कुछ कीमती दिया है, और अब तुम्हारे पास ये चीज इतनी ज्यादा कीमती हो गई है कि तुम इसे खोना नहीं चाहती। तो रेंतारो की बात सुनकर नानो को वापस से वो सारे पल याद आने लगते हैं और उसी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन नानो को समझ में नहीं आता कि वो आखिर रो क्यों रही है। तो रेंतारो उससे कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हमारे पास जो टाइम है हमें उस टाइम का इस्तेमाल करके थोड़े मजे करने चाहिए, और वही मजा हमारी लाइफ को असली मतलब देता है। फिर रेंतारो उसे रुमाल दे देता है और वो अपने आंसू पोंछने लगती है। वो कहती है, मैं इसे डिसइंफेक्ट करके वापस कर दूंगी। तो रेंतारो सोचने लगता है कि वो इसे अपने मुंह से डिसइंफेक्ट करेगी। तो नानो कहती है, नहीं, मैं इसे धोऊंगी। फिर वो थोड़ी देर सोच कर कहती है, रेंतारो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ और इसके जरिए मैं वो पाना चाहती हूँ जो मेरे पास कभी नहीं था। तो रेंतारो कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ फिर से डेट पर जाना चाहूंगा। तभी नानो उसे पकड़ के उसे किस कर लेती है और शर्माते हुए कहती है, मैं अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट दिखाने पे यकीन रखती हूँ, क्या तुम्हें इससे बुरा लगा? तो रेंतारो शर्माते हुए बोलता है, नहीं, मुझे इससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो नानो को अपनी बाकी की गर्लफ्रेंडों के पास लेकर आया था और उसने उन लोगों को सब कुछ बता दिया और उनसे पूछा कि क्या मैं नानो को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। तो वो तीनों मान जाते हैं। हकारी कहती है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। तो शिजुका भी कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। नानो कहती है, हाँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। कराने कहती है, तुम कल ही तो गई थी। तो नानो बताती है, मैं तो तब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी ना। फिर वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि वो लोग कहाँ पर डेट के लिए जाएंगे। तभी हकारी कहती है, मेरे पास एक प्लान है, और वो स्विमिंग पूल दिखाती है और उसका प्लान ये था कि वो लोग साथ में स्विमिंग पूल जाएंगे। फिर उसके कुछ देर बाद जब स्कूल से कराने वापस जा रही होती है तो वो रास्ते में एक स्विमिंग सूट के शॉप पर रुकती है और वहाँ के स्विमिंग सूट को देखकर वो कहती है, तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे स्विमिंग सूट अच्छे नहीं लगेंगे। और वो जोर से कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये क्यूट स्विमिंग सूट पसंद आए। तो जो लेडी वहाँ काम करती थी वो कहती है, मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन इधर कराने अपनी ही फीलिंग्स से लड़ रही होती है। फिर वो फाइनल डिसीजन लेती है कि वो इसे खरीदेगी। फिर सीधा उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग स्विमिंग पूल आ गए थे और वो लोग जैसे ही स्विमिंग सूट्स पहनकर आते हैं तो रेंतारो ये देखकर उनकी तारीफ करने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आए थे। लेकिन जब कराने वहाँ आती है तो उसने अभी भी अपना स्विमिंग सूट नहीं पहना था। रेंतारो कहता है, अरे तुम कपड़े बदलते हुए यहाँ पर क्यों आ गई? कोई तुम्हें देख लेगा। तो कराने कहते हैं, मैं कपड़े बदलते हुए बीच में यहाँ पर नहीं आई हूँ, वो बस मुझे ठंड लग रही थी इसीलिए मैंने ये पहन रखा है। तो रेंतारो कहता है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम इसे बंद कर सकते हैं। हकारी भी कहती है, हाँ, जब तुम ठीक रहोगी तो तब हम लोग साथ में वापस से डेट पर आएंगे। कराने कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नानो कहती है, तुम वहाँ पर जाकर सनलाइट ले सकती है जिससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। तो कराने उसे थैंक यू बोलती है, पर नानो कहती है, अभी हम इतने अच्छे दोस्त नहीं है जो तुम मुझे थैंक यू बोलो। तो कराने को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर लात चलाने लगती है, पर नानो आराम से उन्हें डॉच कर रही होती है। फिर कराने वहाँ से चली जाती है और वो लोग स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं जहाँ पर शिजुका गोल गोल घूम रही थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और पानी का बहाव उल्टी तरफ था इसीलिए। तो नानो को आइडिया आता है कि वो उल्टा तैरेगी, पर रेंतारो उसके लिए मना कर देता है और हकारी को इससे एक आइडिया आता है और वो पानी के बहाव का फायदा
उठाकर रेंतारो से चिपकने लगती है। तो रेंतारो शर्माते हुए कहता है ऐसा मत करो हकारी। तो नानो ये देखकर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के अपने तकियों पर रख लेती है। ये देखकर रेंतारो और ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है नानो ये तुम क्या कर रही हो। तो ये देखकर हकारी भी ऐसा ही करती है और वो कह रही होती है मेरे वाले नानो से ज्यादा अच्छे हैं। नानो कह रही थी मेरे वाले नरम है, और वो दोनों इसको लेकर लड़ने लगते हैं। लेकिन जब वो रेंतारो की तरफ देखते हैं तो रेंतारो वहाँ पर बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है और उसके नाक से बहुत सारा खून निकल गया था। नानो कहती है तो मर गया, और उसके बाद वो लोग उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेते हैं और उसे सीपीआर देने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हकारी कोशिश करती है, लेकिन वो कोशिश करते करते उसे किस करने लग जाती है। तो नानो उसे धक्का मारकर हटाते हुए कहती है हटो मैं इसे करती हूँ। लेकिन जब वो भी उसे सीपीआर देने जाती है तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। तो हकारी कहते हैं अरे हटो तुम ये क्या कर रही हो। और फिर वो दोबारा से अपने मुंह से उसे सांस देने जाती है तो वो वापस से उसे किस करने लगती है। और इधर हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ऐसी गोल गोल घूमकर वहाँ से बहुत दूर आ गई थी। तो शिजुका अपने फोन का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके फोन की आवाज नहीं सुन पा रहा था। और तभी शिजुका के स्विमिंग ट्यूब में से हवा लीक होने लगती है, इसलिए बचने के लिए वो स्विमिंग पूल के बीच में बने आइलैंड पर चढ़ जाती है और अब वो वहाँ पर फंस जाती है। फिर उसके बाद हमें वापस से रेंतारो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों उसे सीपीआर नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि वो किसी लाइफ गार्ड के पास जाकर रेंतारो को बचाने के लिए कहेंगे। और वो लोग जल्दी से लाइफ गार्ड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ बदमाश लड़के मिल जाते हैं जो कि उन्हें छेड़ने लगते हैं, पर हकारी उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी उनमें से एक लड़का हकारी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में नानो आ जाती है और उस लड़के का हाथ पकड़ के उसकी आंखों को डैमेज कर देती है और कहती है तुम जैसे ठरकी लोगों की वजह से ही लड़कियां सेफ नहीं है। लेकिन ये देखकर उस लड़के के साथ ही भड़क जाते हैं और कहते हैं अब तो तुम लोगों ने हद पार कर दी, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम में से एक को हमारे पास रुकना पड़ेगा। तो नानो कहती है ठीक है मैं यहाँ पर रुकूंगी, और हकारी से कहती है तुम्हें जल्दी से जाकर किसी लाइफ गार्ड को बुलाकर रेंतारो को बचाना चाहिए। हकारी उससे पूछती है पर तुम खुद को खतरे में डालकर मुझे क्यों बचा रही हो। नानो कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रेंतारो मायूस हो जाएगा क्योंकि वो तुम्हें मुझसे पहले से जानता है। तभी उन लड़कों का सब्र टूटने लगता है और वो उनसे कहते हैं जल्दी डिसाइड करो कि तुम में से कौन रुकने वाला है। तभी हकारी बीच में आकर कहती है हम में से यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा, और नानो से कहती है तुम अभी रेंतारो को जानती नहीं हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी को भी कुछ भी हो। फिर उन लड़कों में से एक लड़का कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, अब आगे के लिए मुझे दोस्त मत देना। पर जैसे ही वो उन्हें पकड़ने जाने वाला होता है उसके सामने रेंतारो आ जाता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ मत लगाना। तो वो बंदा कहता है गर्लफ्रेंड हो या जो भी हो, उस लड़की ने मेरे भाई को अंधा कर दिया है। हकारी कहती है क्योंकि तुम लोगों ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। तो रेंतारो कहता है नानो ने जो भी किया उसके लिए कॉम्पनसेट मैं करूंगा, ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ जितने मजे करने हैं तुम कर सकते हो। तो वो बंदा कहता है अबे हम गे नहीं है। फिर वो कहता है चलो ठीक है, इनमें से जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो रेंतारो कहता है दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो बंदा बोलता है तूने मुझे बेवकूफ समझा है, अच्छा चल ऐसा है तो उन दोनों को किस करके दिखा। तो रेंतारो कहता है लेकिन यहाँ पर पब्लिक में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी हकारी उसका चेहरा पकड़ के किस कर लेती है और उसके बाद नानो भी उसे किस कर लेती है। ये देखकर वो लड़के घबरा जाते हैं कि आजकल के बच्चे ये सब क्या करने लग गए हैं, और वो हकारी और नानो को बुरा भला बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो रेंतारो ये देखकर भड़क जाता है। फिर नानो और हकारी उससे पूछते वैसे तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। तभी पीछे से कराने आते हुए कहती है मुझे अकेला मत छोड़ो। और फिर हमें पता चलता है कि जब कराने इस सोच में डूबी हुई थी कि उसे अपने स्विमिंग सूट को दिखाना चाहिए कि नहीं, तभी उसकी नजर हकारी और नानो पर पड़ गई थी, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगी थी। पर उसे रास्ते में रेंतारो दिखाई दिया था जो कि मरने की कगार पे था। तो कराने जोर से कहती है हकारी और नानो खतरे में है। तो ये सुनते ही रेंतारो उड़ जाता है और कहता है कहाँ पर, जिस चक्कर में कराने डर जाती है और वो उसे बता देती है कि वो लोग कहाँ पर हैं। जिसके बाद वो दौड़कर तुरंत वहाँ पहुंच गया था और प्रेजेंट में वो ये सब उन सबको बता देता है। और फिर नानो से कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हकारी की मदद की। तो नानो कहती है मुझे पता है कि हकारी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेंतारो कहता है खुद को खतरे में मत डाला करो, तुम भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो नानो को हकारी की बात समझ में आ जाती है कि आखिर हकारी ने ये क्यों कहा था कि तुम अभी रेंतारो को नहीं जानती, इसलिए वो रेंतारो से माफी भी मांगती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। हकारी कराने से पूछती है वैसे तुमने क्या शिजुका को देखा। तो रेंतारो ये सुनकर उसके लिए घबरा जाता है और कहता है इसका मतलब वो अभी भी पूल के अंदर गोल गोल घूम रही है, मुझे उसे ढूंढना होगा, और वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और इधर हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो सामने देखती है कि रेंतारो उसी को ढूंढ रहा है, इसलिए वो खुद से ही पूरी कोशिश करके कहती है सुनो। और उसने ये बहुत धीरे से कहा था पर फिर भी रेंतारो ने ये सुन लिया था। उसके बाद वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगता और कहता चलो अब सब कुछ ठीक है आ जाओ, और वो उसे एक प्रिंसेस की तरह उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन शिजुका उसे किस कर लेती है। तो रेंतारो शर्माते हुए कहता है हम अभी पब्लिक में और फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो शिजुका। तो सुनकर वो भी शर्मा जाती है। उसके बाद रेंतारो शिजुका को भी उनके पास ले आता है और कराने से पूछता है कराने क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है। तो वो बोलती है हाँ। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी रेंतारो कराने से कहता है मुझे अब समझ में आ गया कि तुम अपने ऊपर से ये कपड़ा क्यों नहीं हटा रही, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं क्या सोचूंगा जब मैं तुम्हारे ब्रेस्ट को देखूंगा। तो कराने कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो शर्मा जाती है, लेकिन रेंतारो से समझाता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम और बाकी लड़कियां अभी ग्रोइंग स्टेज पर हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और कराने कहती है लेकिन मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ और सेक्सी नहीं हूँ। तो रेंतारो खड़े होते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वो जाकर जल्दी से उसके ऊपर से वो कपड़ा हटा देता है, लेकिन इस वजह से कराने बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो उसे लगातार थप्पड़ मारने लगती है। लेकिन रेंतारो तो एक पत्थर की मूर्ति बन गया
था। तभी वो उसे देखकर कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो इससे कराने और ज्यादा शर्मा जाती है। तो रेंतारो आगे बढ़ के उसे गले से लगा लेता और कहता है सुनो मेरी दिल की धड़कन, ये कितनी तेज हो गई है और ऐसी तुम्हारी भी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम अच्छी नहीं दिखती, बल्कि तुम लोग अपने आप में ही बहुत ज्यादा सुंदर और क्यूट हो। फिर रेंतारो उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? और वो कहती है नहीं। फिर रेंतारो उससे पूछता है क्या तुम उनके पास जाना चाहोगी? लेकिन जब वो उसके चेहरे को देखता है तो उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा लाल हो रखा था, इसलिए रेंतारो भी शर्मा जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो उससे किस चाहती है, इसलिए वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। फिर उसके बाद वो उसे भी उन लोगों के पास ले आता है और अब उनकी ऑफिशियल डेट शुरू हो जाती है और वो लोग साथ में बहुत ही ज्यादा मजे करने लगते हैं, जिसमें कि वो कई सारे गेम्स खेलते हैं और स्विमिंग पूल के अंदर पानी के साथ खेलते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग रेंतारो को अपने साथ लेकर कैफेटेरिया जा रहे थे क्योंकि उनको एक स्पेशल पैनकेक खाना था। और तभी रास्ते में रेंतारो की नजरें एक लड़की से मिल जाती हैं और दोनों को झटका महसूस होता है, यानी कि ये रेंतारो की अगली गर्लफ्रेंड होने वाली है। फिर उसके कुछ देर बाद रेंतारो वापस से उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने उस लड़की को देखा था, लेकिन जब वो अंदर आता है तो देखता है वहाँ पर एक छोटी सी लड़की है जो कि उसको वेलकम करती है और फिर वो उसका नाम पूछती है तो रेंतारो अपना नाम बता देता है। तो कहती है अच्छा रेंतारो तुम क्या यहाँ पर केमिस्ट्री लैब ज्वाइन करने आए हो? और वो अपना नाम बताती है मेरा नाम कुसूरी या कुजेन है और वो उसके लिए एक केमिकल बीकर में चाय लेकर आती है। तो रेंतारो कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे चाय दे देती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि आज मैंने एक कमाल का ड्रग बनाया है। रेंतारो उससे कहता है मैं तो यहाँ पर बस किसी को ढूंढने के लिए आया था। फिर वो एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है। तभी वहाँ पर कुसूरी आ जाती है और कहती है देखो मैंने मैग्नेट ड्रग बना दिया है और वो उसके तरीके के बारे में उसे बताती है, अगर कोई इसे पिएगा तो वो भी चलता फिरता मैग्नेट बन जाएगा। तो रेंतारो कहता है अच्छा मैं समझ गया। कुसूरी कहती है तुम पियो और जान जाओगे। तो रेंतारो कहता है लेकिन मुझे ये क्यों पीना होगा? कुसूरी कहती है जब तक तुम इसे पियोगे नहीं तो तुम्हें इसके इफेक्ट का पता कैसे चलेगा? और एग्जाम्पल के तौर पे वो एक बहुत ही ज्यादा इलीगल ड्रग का नाम लेती है और हाँ अगर मैं बार बार ड्रग का नाम लूंगा तो वीडियो डीमोनेटाइज भी हो सकती है, इसीलिए मैं इसे अब केमिकल बोलूंगा। तो वो कहता है अरे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कुसूरी कहती है तुम्हें इसे पीना ही होगा और वो उसे जबरदस्ती पिला देती है। तो रेंतारो देखता है कि सही में उसमें अब मेटल की चीजें चिपक रही है। फिर कुसूरी उसे इस केमिकल का साइड इफेक्ट भी बताती है कि अगर कोई इसे पीता है तो उसका पेट पूरे दिन के लिए खराब हो जाता है। तो रेंतारो कहता है ये तुम अब मुझे बता रही हो? कुसूरी कहती है चलो मैं भी इसे पीकर ट्राई करती हूँ और वो जैसे ही उसे पीती है वो रेंतारो से चिपक जाती है। तो ये देखकर रेंतारो शर्मा रहा होता है। कुसूरी बताती है अगर मैंने दूसरी साइड वाला केमिकल पिया होता तो मैं तुमसे उल्टी होकर चिपक जाती। फिर वो उसे बताती है कि इस केमिकल का असर पूरे 10 मिनट तक रहेगा, पर तभी उसको सूसू लग जाती है। तो रेंतारो कहता है अब हम इससे अलग कैसे होंगे? कुसूरी कहती है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी डायपर पहनती हूँ। तो वो कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन कुसूरी अपने डायपर में सूसू कर देती है। फिर 10 मिनट बाद वो लोग अलग हो जाते हैं और कुसूरी कहती है उसे केमिकल बनाना बहुत पसंद है। उसके ऐसे चेहरे को देखकर रेंतारो को उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है, लेकिन फिर वो खुद से ही कहता है मैं तो यहाँ पर बस अपनी कल वाली सोलमेट को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे उसके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही है? तभी कुसूरी क्रीपी स्माइल के साथ कहती है तुम्हें मैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होंगी क्योंकि मैंने तुम्हारी चाय में लव पोशन मिला दिया था। तो ये सुनकर रेंतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कुसूरी आगे कहती है मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। लेकिन तभी रेंतारो उस चाय को अपने पेट से बाहर निकालने के लिए उल्टी करने लगता है। कुसूरी कहती है अगर किसी लड़की ने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है तो तुम उसके सामने उल्टी कैसे कर सकते हो? रेंतारो कहता है मैं बस लव पोशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखकर कुसूरी अपने ही मन में ये सब सोच लेती है कि शायद रेंतारो को उसके साथ डेट पर जाने के बारे में सोच के ही उल्टी आ रही है, इसलिए वो रोते हुए कहती है लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ? ये सब जरूर उस केमिकल की वजह से हो रहा है जो कि मैंने पिया था। तो रेंतारो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं किसी लव पोशन के असर में होकर कुछ भी ना कहूँ। और तभी उसका शरीर बहुत जोर जोर से सेक होने लगता है। कुसूरी समझ जाती है कि रेंतारो का शरीर लव पोशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो उसके पास न्यूट्रलाइजर मेडिसिन लेकर जाती है, लेकिन वो उसे रेंतारो को नहीं पिला पा रही थी क्योंकि रेंतारो का शरीर बहुत ज्यादा हिल रहा था। इसलिए वो खुद अपने मुंह में उस मेडिसिन को लेकर रेंतारो को अपने मुंह से पिलाती है, जिससे कि रेंतारो शांत हो जाता है। कुसूरी कहती है तुम्हारे ऊपर से लव पोशन का असर खत्म हो गया। तो रेंतारो कहता है लेकिन तुम फिर भी मुझे क्यूट क्यों लग रही हो? इस बात पर दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। कुसूरी अपने मन में सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं रेंतारो के शरीर ने इसीलिए उस लव पोशन को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो मुझे पहले से ही पसंद करता है। ये सोचने के बाद वो उसके सामने झुक जाती है और उससे कहती है प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने केमिकल्स से करती हूँ। तो रेंतारो कहता है तुम ऐसा मत करो, उठ जाओ। लेकिन तभी कुसूरी का शरीर बहुत तेजी में बड़ा होने लगता है। ये देखकर रेंतारो हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वही लड़की है। तो कुसूरी कहती है लगता है जब मैं तुम्हें न्यूट्रलाइजर पिला रही थी तब मैंने भी थोड़ा सा पी लिया था और मैं असल में ऐसी दिखती हूँ क्योंकि एक नाकाम अमर बनाने वाली मेडिसिन ने मुझे छोटा बना दिया था। ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है। कुसूरी कहती है न्यूट्रलाइजर का असर बस 1 घंटे के लिए रहता है और वैसे मैं 3rd ईयर से हूँ और मैं केमिस्ट्री क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। रेंतारो ये जानकर हैरान हो जाता है कि कुसूरी एक सेनपाई है और वो वही लड़की है जो कि उसकी सोलमेट है, इसीलिए वो उसके सामने
सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। कुसूरी कहती है ओनो रिवर्स हो गया, और फिर उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। लेकिन उसे इतना पास देखकर रेंतारो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। वो कहती है अरे मैं डायपर चेंज करना तो भूल ही गई। रेंतारो कहता है इस रूप में डायपर की बात मत करो। उसके कुछ देर बाद रेंतारो उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास ले जाता है और कुसूरी को भी अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इजाजत मांगने लगता है। तो वो लोग इस बारे में मान जाते हैं, लेकिन जब वो लोग कुसूरी का नाम और इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो वहाँ पर कुसूरी ये बताती है कि उसे एक केमिकल बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखकर कराने बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रेंतारो से कहती है क्या ये सेफ है। रेंतारो कहता है हाँ बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो एक 3rd ईयर है। तभी कुसूरी कहती है मेरे पास एक मेडिसिन है जिससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। तो कराने कहती है क्या तुम मुझे कह रही हो। तो कुसूरी उसके लिए और भी ज्यादा मेडिसिन निकालती है, लेकिन कराने बार बार उस पर गुस्सा होने लगती है और फिर वो रेंतारो को पकड़ के उसकी पिटाई करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि कुसूरी ने ये सब रेंतारो के कहने पे किया है। और कुसूरी कहती है रेंतारो ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, वो तो बस इसने ये कहा कि कराने बहुत ज्यादा पतली और सुंदर है और साथ में शर्मीली और क्यूट भी है। तो कराने उसके गले लगकर उससे माफी मांगने लगती है। तो रेंतारो कहता है कोई बात नहीं। तभी कुसूरी हकारी के पास उसे एक मेडिसिन देते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए है। तो उस मेडिसिन को पाकर हकारी को लगता है कि वो और ज्यादा सेक्सी हो जाएगी और रेंतारो को सेड्यूस करेगी। लेकिन जैसे ही वो उस केमिकल को पीती है उसके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और उसके शरीर पर जो भी कपड़े होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो कुसूरी बताती है कि ये मेडिसिन यही काम करती है, लेकिन ये देखकर हकारी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी रेंतारो उसे अपनी पीई क्लास की यूनिफॉर्म दे देता है ताकि वो उसे पहनकर खुद को ढक सके। लेकिन जैसे ही हकारी उसे पहनती है तो उसमें उसे रेंतारो की खुशबू आती है, इसलिए वो उसे सूंघने लगती है। लेकिन अभी भी उसे पसीना आ रहा था तो उसे लगता है कि ये भी पिघल जाएगा। कुसूरी कहती है चिंता मत करो, ये केमिकल बस एक बार काम करता है। तो हकारी कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया कुसूरी। फिर वो शिजुका को भी एक मेडिसिन देती है जिसे पीकर शिजुका के सर पे से कान निकल जाते हैं। तो रेंतारो ये देखकर उससे कहता है तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो, और वो उसके कान को टच करता है जिससे कि शिजुका की आवाज निकल जाती है। तो रेंतारो को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो शिजुका को अपनी गोद में बैठाकर उसके कान में गुदगुदी करने लगता है। फिर कुसूरी नानो को भी एक केमिकल देती है, जो कि नानो पीती है तो उसके बाल हाथों की तरह काम करने लगते हैं। और जब वो अपने बाल को रेंतारो के पास ले जाती है तो रेंतारो को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो नानो उसे पकड़ के अपने पास ले आती है और उसे किस करके कहती है मुझे ये केमिकल पसंद आया। फिर कुसूरी कहते मेरे पास और भी है, लेकिन एक साथ इतने सारे केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से लोग गंजे भी हो सकते हैं। तो नानो कहती है मुझे नहीं लगता कि गंजा होना एक सही बात है। और वो रेंतारो से पूछती है अगर मेरे सर पर बाल नहीं हुए तो क्या तुम तब भी मुझे प्यार करोगे। तो रेंतारो कहता है हाँ, चाहे तुम्हारे सर पर बाल ना हो या तुम किसी एलियन में बदल जाओ तब भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना अभी करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे सुंदर बाल भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो नानो ये सुनकर शर्मा जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं और कुकीज खाने लगते हैं। तभी कुसूरी को दोबारा सुसु आने लगती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। रेंतारो कहता है तुम्हें बार बार अपने डायपर में सुसु नहीं करना चाहिए, तुम्हें टॉयलेट जाकर सुसु करना चाहिए। इसलिए कुसूरी कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो लड़कों वाली चाय है वो लड़का ही पी सकता है और लड़कियों वाली चाय लड़कियां पियेंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो लोग वहाँ पर पड़े थर्मस को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा किसके लिए होगा। फिर वो लोग चाय निकालकर कप में डाल देते हैं और कुछ देर बाद कुसूरी भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग चाय पीने लगते हैं तो कुसूरी को रियलाइज होता है कि ये चाय तो लड़के के लिए थी और इसके लिए अब बहुत ज्यादा देर हो गई थी। जब वो सबको बताती है तो रेंतारो कहता है इसमें क्या दिक्कत हुई अगर उन्होंने लड़कों वाली चाय पी भी ली तो कुसूरी इसे बताती है मैंने ये चाय तुम्हारे लिए बनाई थी ताकि तुम इसे पी लो और मैं तुम्हें किस कर सकूं। तो रेंतारो कहता है अगर तुम मुझे किस करना चाहती थी तो मैं तुम्हें किसी बिना केमिकल के भी किस कर सकता हूँ। तो ये सुनकर कुसूरी खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस होता है और ये कराने होती है जो कि कुसूरी को पकड़ के जलाने लगती है। और तभी सारी लड़कियां एक एक करके अजीब बिहेव करने लगती है। कराने कुसूरी को दूर फेंक देती है और वो रेंतारो की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुसूरी ये देखकर अपने मन में कहती है मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, अब सब मुझे फिर से छोड़कर चले जाएंगे। तभी वो लोग रेंतारो के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं तो रेंतारो उन्हें डॉज करने लगता है। तो कुसूरी उसे बताती है तुम्हें उनसे बचते रहना होगा, क्योंकि जो केमिकल उन लोगों ने पिया है वो लड़कियों के लिए नहीं था, क्योंकि उसे पीने के बाद इन लोगों को सुपर ह्यूमन पावर मिल गई है और ये लोग किसिंग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें हमेशा उनके साथ किस करते रहना पड़ेगा। तो ये सुनकर रेंतारो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और इमेजिन करने लगता है। कुसूरी कहती है अगर उन्हें रिवर्स मेडिसिन नहीं दी गई तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। तो रेंतारो ये सुनकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है तो हमारे पास इसके लिए कितना टाइम है। कुसूरी बताती है हमारे पास बस 1 घंटा है। और तभी वो लोग रेंतारो के ऊपर जंप कर देते हैं तो वो लोग उनसे बचकर स्कूल की छत से बाहर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कुसूरी कहती है मुझे जल्दी से रिवर्स मेडिसिन बनानी होगी और वो रेंतारो को अपने साथ ले जाने लगती है। फिर वो लोग भागते भागते आगे जाते हैं, लेकिन कुसूरी कहती है मेरे पास एक केमिकल है जिससे मैं उन लोगों को रोक सकती हूँ। लेकिन उस केमिकल को देखकर रेंतारो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या। लेकिन तभी वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और उन्हें भागता देखकर वाइस प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कुसूरी डर जाती है और उसके मुंह पे गलती से वो वाला केमिकल फेंक देती है, जिससे कि वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा तड़पने लगती है और उसका असली चेहरा सामने आने लगता है, जो कि उसने मेकअप से थोड़ा बहुत सही कर रखा था। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि रेंतारो की बाकी गर्लफ्रेंड्स वहाँ पर आ गई थी। फिर नानो सबको किस वाली लैंग्वेज में ऑर्डर्स देती है और वो लोग अलग अलग होकर रेंतारो को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। तो रेंतारो ये देखकर समझ जाता है कि वो लोग उसके पीछे पड़े, इसीलिए वो कुसूरी से अलग हो जाता है ताकि कुसूरी को टाइम मिल सके। लेकिन जब वो अलग होकर भागता है तो उसके पीछे शिजुका आ रही होती
होती है। तभी वो भागते भागते गिर जाती है। तो ये देखकर रेंतारो परेशान हो जाता है और उसे उठाकर जल्दी से नर्स ऑफिस ले जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद वो उसकी पट्टी कर देता है और कहता है चलो ठीक है तुम थोड़ा आराम कर लो। लेकिन तभी शिजुका उसे पकड़ के बेड पर गिरा देती है और उसे बेइंतहा किस करने लगती है। ये देखकर रेंतारो भी धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है, लेकिन तभी वो होश में आता है और कहता है मैं तुम्हें नॉर्मल कर ही रहूंगा। और वो उसे कपड़े टांगने वाले हैंगर में टांग देता है और कहता है तुम थोड़ी देर यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए रिवर्स मेडिसिन लेकर आता हूँ। फिर जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसे कराने और हकारी देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तो कराने हकारी को उठाकर रेंतारो के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि रेंतारो वहीं पर गिर जाता है और वो दोनों उसे दबोच लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों उसे पकड़ के बारी बारी किस करने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों में लड़ाई होने लग जाती है और वो अपनी किस वाली लैंग्वेज में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो रेंतारो इस मौके का फायदा उठाकर दोनों के सर को पकड़ के दोनों के लिप्स को एक दूसरे से चिपका देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ही किस करने लगते हैं। रेंतारो कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि इन दोनों ने पहले अपनी किस जो शेयर की थी उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी हैं। और रेंतारो वहीं पर बैठकर उन दोनों को देखने लगता है। फिर वो खुद को होश में लाता और कहता है मुझे इन लोगों को नॉर्मल करना होगा। फिर रेंतारो वहाँ से केमिस्ट्री लैब पहुंचता है और जैसे गेट खोलता है तो उसे वहाँ पर नानो दिख जाती है, इसलिए वो जल्दी से गेट बंद कर देता है और उससे बचने के लिए वो बगल वाले लॉकर में घुस जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ कुसूरी भी है, इसीलिए वो अचानक से उसे देखकर डर जाता है। फिर वो उससे पूछता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कुसूरी बताती है वो जब केमिस्ट्री लैब में घुसने की कोशिश कर रही थी तो नानो ने उसे देख लिया, इसीलिए उसे यहाँ पर छुपना पड़ा। रेंतारो कहता है लेकिन हम ऐसे ही यहाँ पर छुपे रहेंगे तो वो हमें ढूंढ लेगी, क्योंकि नानो ने ही उन लोगों को ऑर्डर दिया था, इसका मतलब नानो अभी उनकी लीडर है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी कुसूरी रोने लगती है और कहती है हमेशा ऐसा ही होता है, मैं हमेशा केमिकल्स के चक्कर में अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा देती हूँ और इसी वजह से सब मुझसे दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी मुझसे नफरत करने लगो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हमेशा के लिए अब केमिकल बनाना छोड़ दूंगी। फिर उसे याद आता है कि उसके पास इमरजेंसी के लिए एक रिवर्स मेडिसिन है। तो रेंतारो ये देखकर खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इससे वो नानो को होश में ला सकता है। लेकिन तभी कुसूरी उसे पी लेती है। ये देखकर रेंतारो हैरान हो जाता है और कुसूरी को रोकने के चक्कर में वो मेडिसिन उससे गिर जाती है। कुसूरी कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो रेंतारो कहता है मैं भी यही जानना चाहता हूँ, क्या तुम इसका इस्तेमाल करके नानो को होश में नहीं लाने वाली थी। तो कुसूरी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो एक अच्छा आइडिया था। और तभी कुसूरी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है चलो ये प्लान काम नहीं करा तो क्या हुआ, दूसरा प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने मुझे इस वाले रूप में नहीं देखा तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगी। लेकिन कुसूरी बड़ी हो गई थी, इसीलिए वो रेंतारो के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। फिर कुसूरी को वहाँ पर एक रस्सी दिखाई देती है तो वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। नानो उसे देखती है, लेकिन नानो को कुसूरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी कुसूरी उसके बगल से जाते हुए कह देती है ऐसा नहीं है कि मैं कुसूरी हूँ। तो ये सुनने के बाद नानो उसे बांध देती है। ये देखकर रेंतारो परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो उस लॉकर से निकलकर भागने लगता है और भागते भागते एक खाली कमरे में चला जाता है। लेकिन नानो उसे वहाँ पर ढूंढ लेती है और उसे पकड़ के किस करने लगती है और नानो की किस बहुत लंबी चलती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है नानो। तो नानो उस तरफ घूमती है और ये कुसूरी होती है जो कि उसे वो मेडिसिन पिला देती है और उसे पीते ही नानो बेहोश हो जाती है। फिर कुसूरी रेंतारो से पूछती है आखिर तुमने मेरे लिए खुद की जान को खतरे में क्यों डाला। रेंतारो कहता है क्योंकि मुझे पता था कि उस रिवर्स मेडिसिन का असर तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा और तुम उन रस्सियों में से छूट जाओगी। तो कुसूरी समझ जाती है कि इसीलिए उसने उसके लिए टाइम निकालने के लिए ऐसा किया। उसके बाद वो लोग सबको नॉर्मल कर देते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थे। हकारी कहते हैं मुझे माफ कर देना रेंतारो, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया। लेकिन तभी उसे उसकी और कराने की किस याद आ जाती है, जिसके बाद वो कहने लगती है लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना कराने, तुम्हें भी कुछ याद नहीं आ रहा ना। तो कराने को भी उसकी और हकारी की किस याद आ जाती है, इसीलिए वो कहने लगती है हाँ मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। रेंतारो समझ जाता है कि वो लोग एक सीक्रेट छुपा रहे हैं। तभी कुसूरी रोने लगती है और कहती है ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने तुम लोगों को वो चाय नहीं दी होती तो तुम उस किसिंग ज़ॉम्बी में नहीं बदलते। और वो उनसे लगातार माफी मांगने लगती है। रेंतारो कहता है कुसूरी सेनपाई लेकिन तुम्हारी वजह से ही तो वो लोग वापस ठीक हो पाए। और अभी भी कुसूरी बहुत ज्यादा उदास होती है, इसीलिए रेंतारो कहता है मैं कसम खाता हूँ कुसूरी सेनपाई, फ्यूचर में अगर कभी भी तुम्हारे केमिकल की वजह से कोई भी गड़बड़ होगी तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए ठीक करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसलिए तुम अपने केमिकल्स को बनाना बंद मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें केमिकल्स को बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो कुसूरी इमोशनल हो जाती है और रेंतारो गले लगाकर कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो उसे किस कर लेती है। ये देखकर रेंतारो भी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हकारी को किसी लेडी के सामने दिखाया जाता है और शायद ये इसकी मॉम है, जो कि हकारी से कुछ ऐसा कह देती है जिससे कि हकारी का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लावर गार्डन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। रेंतारो हकारी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें लेकर आने के लिए। हकारी कहती है वैसे मैं भी यहाँ पर आना चाहती थी और तुम्हें ये पसंद आया तो मुझे ये सुनकर खुशी हुई और यहाँ पर ऐसा कुछ है जो कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जिसमें जो भी जीतेगा उसे अपने साथी के साथ वेडिंग ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। तो ये सुनने के बाद सबके अंदर जोश आ जाता है और वो लोग कहते हैं इस इवेंट में तो हम ही जीतेंगे। और हकारी अपने मन में कह रही थी वो वेडिंग ड्रेस पहनना मेरे बचपन का सपना है और आज वो दिन है जब मैं अपने सपने को सच करूंगी। उसके बाद वो लोग उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर ये चीज होने वाली है और इस इवेंट में उन लोगों को स्टेज से फेंका गया गुलदस्ता पकड़ना होगा। और वहाँ पर एक गैंग भी आ रखी थी जिसका नाम था गोरिल्ला सिंडिकेट। उसमें से जो उनकी कैप्टन होती है वो बोलती है कुछ भी करो लेकिन वो गुलदस्ता हमें ही पकड़ना होगा, क्योंकि मैं यूकुन के साथ वो फोटो लेना चाहती हूँ। यानी वो इस छोटे से बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी। लेकिन हकारी कहती है हम इन लोगों से हार
नहीं मानेंगे और वो उन्हें मोटिवेट करने लगती है। रेंतारो कहता है लेकिन हमें इसमें शिजुका चान को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा और कुसुरी सेनपाई को भी दूर रखना पड़ेगा। कुसुरी कहती है इस केस में मेरे पास एक आइडिया है और वो रिवर्स मेडिसिन पीकर वापस से बड़ी हो जाती है। तभी रेंतारो देखता है कि उन गोरिल्ला सिंडिकेट वाले गैंग के पास उनका खुद का एक फ्लैग है, तो इसीलिए रेंतारो भी एक टॉवल के ऊपर लिख देता है रेंतारो फैमिली और कहता है ये हमारी फैमिली है। तो उसे देखकर सारी लड़कियां ब्लेस करने लगती है। उसके बाद इवेंट शुरू होने वाला होता है। गोरिल्ला गैंग अपनी टीम को चेयर कर रहे होते हैं। तभी वो बगल में देखते हैं वहाँ पर शिजुका भी होती है जो कि रेंतारो फैमिली का फ्लैग लेकर चेयर कर रही होती है। उसे देखकर वो लोग उसे क्यूट कहने लगते हैं। फिर वहाँ के स्टेज पर एक बंदा आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है और वो ये भी बताता है कि जो गुलदस्ता फेंकने वाली है वो है हाई स्कूल की वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल स्टेज पे आते ही लड़कों को देखकर गंदे गंदे इशारे करने लगती है, जिसे देखकर वो अनाउंसर भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल वो गुलदस्ता फेंक देती है और सब लोग उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी रेंतारो नोटिस करता है कि गोरिल्ला गैंग बाकी लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं और गोरिल्ला गैंग की कैप्टन अपने ही लोगों को उठा कर दूसरे लोगों पर फेंक रही थी। लेकिन ये देखकर करानी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके एक बंदे को पकड़ के कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही है, ये रूल्स के खिलाफ है। तो गोरिल्ला टीम की कैप्टन कहती है हम किसी पर भी अटैक नहीं कर रहे, हम तो बस अपने टीम के मेंबर्स पर अटैक कर रहे हैं। तो कराने बोलती है तो ठीक है, अभी से मैं तुम्हारे गोरिल्ला सिंडिकेट में शामिल हो जाती हूँ और वो उस गोरिल्ला गर्ल से भिड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रेंतारो और उसकी सारी गर्लफ्रेंड उस गुलदस्ते को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन वो गोरिल्ला गर्ल कहती है अभी फॉर्मेशन बनाओ। तो वो लोग एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलाने लगते हैं, जिससे कि वो गुलदस्ता उस गोरिल्ला गर्ल के पास जाने लगता है। लेकिन तभी रेंतारो नोटिस करता है कि वहाँ पर शिजुका उस फ्लैग को पकड़ के उड़ते हुए आ रही है, क्योंकि उसका वेट इतना हल्का था इसीलिए हवा से वो ऊपर उड़ गई थी। लेकिन तभी उसके सामने में वो गुलदस्ता आ जाता है, इसीलिए वो टावल को छोड़ देती है और उस गुलदस्ते को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो गिरने लगती है। और नानो पहले से प्रेडिक्ट कर लेती है कि वो कहाँ पर गिरेगी, इसीलिए हकारी, कुसुरी और नानो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन शिजुका उनके खरबूजों पर बाउंस करके दोबारा से गिरने लगती है तो रेंतारो उसे बचा लेता है। ये देखकर वो गोरिल्ला गर्ल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन कराने उसके पास आकर कहती है तुम्हारे साथ लड़कर मजा आया और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद कराने अपने मन में सोचती है अगर मैं शिजुका को बचाने के लिए वहाँ पर होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास तो खरबूजे है ही नहीं। उसके बाद रेंतारो ये सेलिब्रेट करने लगता है कि रेंतारो फैमिली जीत गई। फिर हकारी कहते चलो अब ये चुनते हैं कि कौन वेडिंग ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाएगा। और उसने पहले से ये सब प्लान बना रखा था और सब जो स्टिक चुनने वाले थे उसने पहले से एक स्टिक पर थोड़ा सा कट लगा दिया था ताकि वो उस स्टिक को आराम से पहचान सके। लेकिन वो सबसे पहले नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए वो नानो को पहले निकालने के लिए कहती है। नानो कहती है बेहतर तरीका यही होगा कि सब एक साथ निकालें। ये सुनकर हकारी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सोचती है मेरा प्लान तो ऐसे बिगड़ जाएगा। उसके बाद सब स्टिक्स को निकालते हैं, लेकिन लकीली हकारी ही जीत जाती है और इससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन कुसुरी नीचे लोटपोट करते हुए कहती है लेकिन मुझे रेंतारो के साथ वेडिंग ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवानी थी। तो ये देखकर हकारी का दिल पिघल जाता है, इसीलिए वो उससे कहती है ठीक है कुसुरी सेनपाई तुम ही फोटो खिंचवा लो। और ये देखकर कुसुरी को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, तो उसे गले लगाकर कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने बच्चे की तरह किया। और ये देखने में और ज्यादा मजेदार होगा जब मैं जिन लोगों को पसंद करती हूँ वो साथ में वेडिंग ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाएं। हकारी कहती है तो क्यों ना हम सब साथ में फोटो खिंचवाएं। तो उनको ये प्लान अच्छा लगता है। उसके बाद रेंतारो और हकारी वेडिंग ड्रेस पहन लेते हैं और वो लोग साथ में फोटो फ्रेम में आ जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। और वो फोटो उन्हें थोड़ी देर बाद मिलेगी क्योंकि फोटो प्रिंट करने में टाइम लगेगा। ये सब देखकर हकारी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो रेंतारो से कहती है रेंतारो क्या मैं तुमसे एक सेल्फिश चीज मांग सकती हूँ। तो रेंतारो बोलता है हाँ बोलो। तो वो कहती है प्लीज मुझसे ब्रेकअप कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और रेंतारो अपने कपड़े बदलते हुए यही सोच रहा था कि आखिर हकारी ने ऐसा क्यों कहा। फिर जब वो कपड़े बदल कर वापस आता है तो वहाँ की वर्कर उसे बताती है कि जब मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को वो फोटो दी तो वो यहाँ से चली गई। तो उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स को और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हकारी अचानक से वहाँ से चली गई। फिर उसे याद आता है कि हकारी ने उसको अपनी सेक्सी फोटो एल्बम भेजी थी, तो वहाँ पर रिटर्न एड्रेस तो होगा। और उसी की मदद से वो हकारी के घर पर पहुंच जाता है और वो ये देखता है कि हकारी का घर काफी ज्यादा बड़ा है। तभी उसे हकारी दिख जाती है तो वो उसे आवाज लगाता है। तो हकारी भी उसे देख लेती है और छुपने का इशारा करती है। और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई जानवर आ गया होगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रेंतारो वहीं पर छुप गया था जो कि उसके जाने के बाद बाहर आता है और फिर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये हकारी होती है। वो उससे कहती है मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए जल्दी बताओ क्या काम है। तो रेंतारो पूछता है आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। हकारी कहती है क्योंकि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ और आगे बढ़ो। रेंतारो कहता तुम झूठ बोल रही हो, बिना वजह जाने मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो हकारी उसे बताने लगती है कि उसकी मॉम को पता चल गया कि वो रेंतारो के साथ रिलेशनशिप में आ गई है और उसकी मॉम को ये भी पता चल गया है कि रेंतारो एक साथ मल्टीपल लड़कियों को डेट कर रहा है। उसने अपनी मॉम को समझाने की कोशिश की थी कि रेंतारो बहुत ही ज्यादा ईमानदार लड़का है, पर उसकी मॉम ने साफ साफ कह दिया कि जो लड़का मल्टीपल डेटिंग कर रहा है वो कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकता। और इसी वजह से उन्होंने मेरा फोन ले लिया और मुझे यहाँ से अब्रॉड भेजने वाली है। कल से मैं उस स्कूल में नहीं आऊंगी जहाँ पर तुम जाते थे, क्योंकि मेरी मॉम के पास पैसे हैं, इसीलिए वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है। रेंतारो कहता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तभी उसके पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और उससे फोन छीन लेती है और रेंतारो से कहती है अच्छा तो तुम वही लड़के हो, तुम्हें पता है मैं तुम जैसे लड़कों से आराम से छुटकारा पा सकती हूँ। तो रेंतारो समझ जाता है कि हकारी की मॉम है, इसीलिए वो उससे कहता है प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे बस एक बार आपसे बात करने का मौका दीजिए। तभी वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम वही लड़के हो जो कि यंग मिस का
एक्स बॉयफ्रेंड है और वो उसे वहाँ से निकालने लगता है। रेंतारो कहता है प्लीज मुझे उनसे बात करने दीजिए, पर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो कि कोई बदल नहीं सकता, खासकर जब तुम एक बच्चे हो। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हकारी अपनी मॉम से कह रही थी प्लीज मॉम उसे जाने दीजिए, उसे कुछ मत कीजिएगा। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो उस लड़के का वो हाल होगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हकारी ये सुनकर डर जाती है और अपनी मॉम से कहती है प्लीज रेंतारो को कुछ मत कीजिएगा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपसे आपकी बात मानूंगी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज रेंतारो को कुछ मत कीजिएगा। तो हकारी की मॉम उसे गले लगाकर कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें इससे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें चोट पहुंचे और मुझे पता है कि वो लड़का तुम्हें हमेशा दर्द ही देगा और मैं कभी भी किसी को अपनी प्यारी बेटी को हर्ट नहीं करने दूंगी। उसके बाद रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से टूट गया था और वो बार बार उसी सिक्योरिटी गार्ड की बात याद कर रहा था कि तुम एक बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और सच में वो इस सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन तभी उसे हकारी के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और उसमें अलग सा जोश आ जाता है। फिर रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक पार्क में वो अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को बुलाकर ले आया था और उनसे बात कर रहा था। उन लोगों को बताता है कि वो आज रात हकारी को बचाकर यहाँ से भगाकर बहुत दूर ले जाएगा और वो उनसे ये भी कहता है कि प्लीज मेरा इंतजार करना, मैं जरूर तुम लोगों को वापस से लेने के लिए आऊंगा। पर वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हम भी तुम्हारी इसमें मदद करेंगे और हम भी तुम्हारे साथ वहाँ जाएंगे जहाँ तुम जाओगे। तो रेंतारो समझ जाता है कि ये लोग भी हकारी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो उन लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो लोग हकारी के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेंतारो हकारी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। तो रेंतारो एक रबर बॉल का इस्तेमाल करके हकारी की खिड़की पर नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रबर बॉल वहाँ तक नहीं पहुँचती और खो जाती है। तो वो लोग उस बॉल को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि उस बॉल से खेल रही थी। तो वो लोग उससे वो बॉल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज आती है, इसीलिए वो जल्दी से उस बिल्ली को उठाकर छुप जाते हैं। फिर वो कैट रेंतारो के हाथ से निकलकर बाहर चली जाती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड समझ जाता है कि इसी बिल्ली ने शोर मचाया था और वो एक पालतू बिल्ली थी, इसीलिए वो उसे पकड़ के वापस ले जाने की कोशिश करने लगता है। नानो कहती है अगर यहाँ पर बिल्ली है तो इसका मतलब वहाँ पर एक पेट डोर भी होगा और ऐसा सही में होता है, वहाँ पर एक पेट डोर होता है जिसको नानो स्टोन्स का यूज करके खोल देती है। ये देखकर कराने बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है आखिर तुमने ये कैसे किया? मैंने उन स्टोन्स का यूज करके इस लॉक पर इतनी बार मारा कि वो लॉक घूमकर खुल गया। तो रेंतारो देखता है कि नानो का नाखून टूट गया और उसका अंगूठा बहुत ज्यादा लाल हो गया है, इसलिए कराने रेंतारो के बैग से निकालकर उसे बैंडेज लगा देती है और कहती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। नानो कहती है हकारी का मुझ पर एहसान था, इसीलिए मैं उसे चुकाना चाहती हूँ। और वो उसी एहसान की बात कर रही थी जब स्विमिंग पूल पर हकारी ने उसे बचाया था। उसके बाद जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डॉग आ जाता है, इसे देखकर सब लोग जल्दी से बाहर भागते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ शिजुका तो है ही नहीं, इसलिए जब वो वापस जाकर देखते हैं तो वहाँ पर शिजुका घबराई हुई लेटी हुई थी, लेकिन वो डॉग उसके पास आकर उसे प्यार से चाटने लगता है। ये देखकर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं कि शिजुका ने उन लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। कुसूरी कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम शिजुका को बचा सकते हैं, और वो अपने पास से एक स्लीपिंग मेडिसिन निकालकर शिजुका के पास भेज देती है। तो शिजुका को लगता है कि उसे वो पीना है, इसीलिए वो उसे पी लेती है और सो जाती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुसूरी कहती है अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि शिजुका उसे पी जाएगी। उसके बाद वो डॉग उसे चाटते चाटते सो जाता है। फिर वो लोग शिजुका को रिवर्स मेडिसिन पिलाकर अपने साथ आगे ले आते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही लंबा और बड़ा कॉरिडोर होता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ होगा। तभी वहाँ पर सायरन बजने लगते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वहाँ पर फिर से वही बिल्ली है तो वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो लोग गेट के पीछे छुप गए थे। उनके जाने के बाद कुसूरी रेंतारो को नाइट विजन मेडिसिन देती है, जो कि वो एक लेटर के अंदर से निकालती है। फिर रेंतारो उसे लेकर अपनी आंखों में एक एक ड्रॉप डाल लेता है और उसके बाद उसकी आंखें नाइट विजन मोड पे चली जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारी लेजर्स दिखाई देने लग जाती है। और उन लोगों को पता चल जाता है कि कुसूरी ने रेंतारो को जो केमिकल दिया है वो उसे एक लैब को भेजने वाली थी ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। पर कुसूरी कहती है नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी हकारी को बचाना है। लेकिन रेंतारो ये देखकर परेशान हो जाता है कि वहाँ पर हर जगह लेजर है, तो वो आखिर उधर कैसे पहुंचेगा। फिर वो ऊपर के साइड देखता है जहाँ पर लेजर्स नहीं थे। तभी कुसूरी बताती है मैं ये तुम्हें बताना भूल ही गई कि तुम जब ये आई ड्रॉप डाल लोगे तो तुम्हें इंसान नहीं दिखाई देंगे। तो ये सुनकर रेंतारो कहता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था। फिर उन्हें एक आइडिया आता है कि वो दीवार के ऊपर चढ़कर उधर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 लोगों की जरूरत थी, इसलिए कराने को उधर जाने के लिए चुना जाता है। और फिर वो दोनों साथ में उस दीवार पे चढ़ के उधर जाने लगते हैं, जहाँ पर बीच में रेंतारो का मुंह कराने के पेट से चिपक रहा होता है, लेकिन रेंतारो कहता है तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हैं। तो कराने ये सोचकर उसे छोड़ देती है कि अभी रेंतारो देख नहीं सकता, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं है। पर उसे इस पोजीशन में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और आखिरकार अब वो लोग उधर पहुंच जाते हैं। रेंतारो कहता तुम लोग चिंता मत करो, मैं हकारी को लेकर ही आऊंगा। और फिर वो कराने का हाथ पकड़ के हकारी के रूम तक पहुंच जाता है। तो कराने हकारी के रूम का डोर खोल देती है और वो देखती है कि हकारी रो रही है। और तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है कि हकारी घर से भागने की कोशिश कर रही है। रेंतारो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, पर कराने कहती है अब हम निकल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे। फिर वहाँ पर हकारी की मॉम भी आ जाती है, जो कि कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर हकारी घबरा जाती है और दूसरी तरफ ये लोग बाहर इंतजार कर रहे थे कि रेंतारो कब हकारी को लेकर बाहर आएगा। उसके बाद दोबारा से इधर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हकारी की मॉम अब उन्हें एक जगह पर ले आई थी और उनसे बात कर रही थी। हकारी की मॉम अपना नाम बताती
बताती है मेरा नाम हाहारी हानाजोनो है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम हकारी के दोस्त हो, इसीलिए दोबारा यहाँ मत दिखना। फिर हाहारी पूछती है वैसे तुम्हारे आँख ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें कोई मैजिकल टाइप हो। रंतारो कहता मेरे पास कोई भी मैजिकल आइस नहीं है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं यहाँ पर हकारी को लेने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और हकारी को अपना आशीर्वाद दें। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे खुश रखूंगा। तो हकारी की मॉम कहती है तुम्हारे खोखले वादों से मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। तो रंतारो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर फिर से हाहारी बोलती है मैंने हकारी को तब पैदा किया था जब मैं मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में थी और मैं 13 साल की थी। क्या तुम जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था? रंतारो कहता है क्योंकि आपको बेबीज बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन हाहारी बताती है क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी वो मर गया, मैंने उसकी निशानी के तौर पर हकारी को पैदा किया था और सबसे ज्यादा हाईटेक मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल करवा के आर्टिफिशियल तरीके से 13 साल की उम्र में मैंने हकारी को जन्म दिया। इस बारे में वापस सोचती हूँ तो मैं भी चौंक जाती हूँ, लेकिन मैं उसे और किसी के पास नहीं जाने दे सकती क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया वो भी मुझे बीच में छोड़कर चला गया। इसीलिए मैंने एक माँ के तौर पर हकारी को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैंने प्यार करके जैसा फील किया है वो भी फील करे। इसलिए मैंने ठान लिया कि ज्यादा देर होने से पहले मैं उसे तुमसे अलग कर दूंगी, क्योंकि एक लड़का जो कि मल्टीपल लड़कियों को डेट करता हो वो कभी भी मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। मैंने अपने हाथों से उसे 16 साल तक पाला है, तो मैं उसे ऐसे ही किसी ऐसे वैसे लड़के को नहीं दे सकती। फिर कराने देखती है कि रेंतारो उसकी बातों से रोने लग गया है, तो कराने कहती है तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए। रेंतारो कहता है लेकिन हाहारी सान ने तो पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है, मैं समझ सकता हूँ कि उनको कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन मैंने पहले ही कसम खा रखी है कि मैं हकारी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। और रोने की वजह से रेंतारो की आंखों से उस केमिकल का असर हट जाता है और जैसे ही वो हकारी की मॉम की तरफ देखता है दोनों की नजरें मिलती है और दोनों को झटका महसूस होता है, यानी कि हकारी की मॉम भी रेंतारो की सोलमेट है और हाहारी को प्यार का एहसास किए हुए 16 साल हो चुके हैं। इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है रेंतारो चान प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। ये सुनकर कराने बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और रेंतारो शर्माने लगता है। कराने कहती है अरे तुम पागल हो क्या, प्यार में पड़ना बंद करो, वो हकारी की मॉम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मॉम। फिर हाहारी कहती है मैं बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें कभी भी हकारी को नहीं दूंगी। तो रेंतारो कहता है मैं उसका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। हाहारी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें टेस्ट करके देखना चाहूंगी और वो वहाँ पर लाई डिटेक्टर मशीन मंगवा लेती है। रेंतारो कहता है लेकिन मैं इस पर विश्वास कैसे कर लूं? तो हकारी की मॉम कहती है ठीक है इसको पहले टेस्ट करके देखते हैं और वो कराने को उसके ऊपर बैठने के लिए कहती है। कराने कहती है पर मैं ही क्यों? तो हाहारी बताती है अगर मेरे अपने लोग यहाँ पर बैठेंगे तो किसी को भी भरोसा नहीं होगा। तो कराने इसके लिए मान जाती है। उसके बाद हाहारी पूछती है तो इंदा सान ये बताओ कि तुम्हारा कप साइज क्या है? तो कराने ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कैसा सवाल है? तो हकारी की मॉम कहती है जल्दी से जवाब दो। तो कराने शर्माते हुए कहती है मेरा कप साइज बी है, लेकिन वो मशीन कह देती है कि ये झूठ है। तो कराने कहती है बी नहीं वो ए है। तो वो मशीन फिर से कहती है झूठ है। तो कराने उसे मारते हुए कहती है तो बहुत ही ज्यादा बेकार रोबोट है। तो वो लाइट डिटेक्टर कहने लगता है हाँ ये सच है, ये सच है। ये सुनकर कराने खुश हो जाती है। फिर हकारी की मॉम कहते हैं ठीक है अगला सवाल, क्या तुम एजो कुन से प्यार करती हो? तो कराने कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकिन रेंतारो को विश्वास होता है कि वो जो भी बोलेगी वो सच होगा। तो कराने बैठ जाती है और कहती है हाँ मैं रेंतारो से प्यार करती हूँ, लेकिन वो मशीन कहती है झूठ है। तो रेंतारो के मुंह से बहुत सारा खून निकल जाता है और वो कहता है जरूर ये सपना होगा, अभी मैं इस बुरे सपने से उठ जाऊंगा। तो कराने फिर से कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर फिर से वो मशीनों से झूठ बता देती है और ऐसे 2-3 बार होता है। और कराने फिर कहती है मैं पूरी दुनिया में रेंतारो से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वो भी बहुत 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 ज्यादा। तो इस बार ये मशीन कहती है हाँ ये सच है। तो रेंतारो ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर रेंतारो भी उस चेयर पर बैठ जाता है और कहता है मैं भी कराने सान से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वो चेयर उसको सच बताती है। फिर हकारी की मॉम कहती है ठीक है अब हम आगे देखेंगे कि तुम हकारी के बारे में क्या सोचते हो। तो रेंतारो भी उस चेयर पर बैठ जाता है और हकारी के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोलता है और साथ में ये भी कहता है कि वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मशीन उसे सच बता रही होती है। ये देखकर हकारी की मॉम की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। रेंतारो कहता है अब तो यकीन हो गया, पर हाहारी कहती है मैं किसी मशीन पर भरोसा नहीं कर सकती। कराने कहती है तो तुम्हारी मशीन थी। हकारी की मॉम कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, एनिमेटर्स ने एंडिंग के लिए ये सारी स्क्रिप्टिंग की है। रेंतारो कहता है ये एनिमेटर्स भी ना। अभी वहाँ पर हाहारी की मेड आकर कहती है हाहारी सामा हकारी खिड़की से कूदने वाली है। तो ये सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी कराने हकारी की मॉम को पकड़ लेती है और रेंतारो से कहती है ठीक है तुम जाओ और उसे बचाकर यहाँ से ले जाओ। रेंतारो कहता है लेकिन तुम्हारा क्या होगा? कराने कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे पता है कि तुम मुझे लेने आओगे। तो रेंतारो इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन हकारी की मॉम भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रही थी। तभी रेंतारो हकारी के पास आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अब हकारी को अपने साथ ले जाएगा। पर हकारी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से रेंतारो की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पर रेंतारो उसे और समझाता है तो हकारी होश में आ जाती है और वो कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर जैसे ही वो पलटती है तो देखती है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उसी वजह से उसका पैर फिसल जाता है तो वो गिरने लगती है। ये देखकर रेंतारो जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। हकारी कहती है रेंतारो मुझे छोड़ दो नहीं तो तुम भी गिर जाओगे। रेंतारो कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर हकारी की मॉम और कराने भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये देखकर वो उनकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक में वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। गिरते गिरते रेंतारो दीवार पर पैर मारकर पास के तालाब में कूद जाता है। उसे गिरता देखकर उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन शिजुका को तो तैरना ही नहीं आता था, वो
वो घुसती है तो कुसूरी को उसे निकाल कर उसके पेट से पानी निकालना पड़ता है। फिर रेंतारो हकारी को गले लगाकर कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। अभी वहाँ पर कराने और हकारी की मॉम भी आ जाती है। फिर कराने हकारी के पास जाकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है बेवकूफ कहीं की, जिससे कि हकारी रोने लगती है। तो कराने भी ये देखकर रोने लगती है। तो रेंतारो दोनों को गले लगा लेता है। फिर हकारी की मॉम रेंतारो से कहती है अगर तुम पानी में नहीं गिरे होते तो तुम भी हकारी के साथ। तो रेंतारो कहता है मैंने पहले ही कहा था मैं उसे बचाऊंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तो हकारी की मॉम को समझ में आ जाता है कि हकारी के लिए इससे अच्छा लड़का कोई नहीं होगा, इसीलिए वो उसके सामने झुककर कहती है प्लीज हकारी का ख्याल रखना। रेंतारो ये सब देखकर समझ जाता है कि हकारी की मॉम ने ये सब इसीलिए किया था ताकि हकारी अच्छे से जिंदगी जी सके, इसलिए हकारी की मॉम ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। तो ये सोचने के बाद रेंतारो हकारी की मॉम के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है हकारी सान मैं आपको भी खुश रखना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं वो सारी खुशी आपको दे दूंगा जो कि आपने कभी सपने में देखी थी। तो हकारी पूछती है क्या सच में ये तुम्हारा वो जवाब है जो कि मैंने तुमसे डेट पर चलने के लिए पूछा था। तो रेंतारो कहता है हाँ। तभी हकारी और कराने बीच में आकर कहते हैं ये कौन सी डेट की बात हो रही है। हकारी की मॉम कहती है तुम मुझे दोस्त दे सकती हो, लेकिन रेंतारो बहुत क्यूट है और वो उसे पकड़ के अपने सीने में दबा लेती है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा शौक थे। फिर हकारी की मॉम कहती है मुझे पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। और उसके बाद हमें उसके बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग नहाने के लिए आ गए थे और सच में वो बहुत ही बड़ा बाथरूम था। नहाने के बाद कराने जब बेडरूम में आती है तो वहाँ पर रेंतारो पहले से ही बैठा हुआ था, लेकिन जब रेंतारो उसे देखता है तो वो थोड़ा शर्मा जाता है। कराने को समझ में नहीं आता इसलिए वो पूछती है। तो रेंतारो कहता है हकारी तुम्हारा पेट खुला हुआ है। तो ये देखकर वो भी शर्मा जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि जब वो लेजर को पार कर रहे थे तब रेंतारो को पता था कि उसका चेहरा कराने के पेट से लग रहा है, इसीलिए वो उस पर भड़क जाती है। रेंतारो कहता है तुम मुझे दोस्त दे सकती हो लेकिन तुम्हारी स्किन सच में बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो कराने कहती है तुम्हें पता भी मैं कितनी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ वो चीज करूंगी। और वो उसे बेड पे लेटाकर अपना चेहरा उसके पेट से रगड़ने लगती है और कहती है अब तुम्हें भी एम्बेरसमेंट हो रही है ना। पर उसे खुद ही रेंतारो की गर्मी अच्छी लगने लगती है। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच कुछ हो पाता वहाँ पर कुसूरी आ जाती है और दोनों एक्टिंग करने लगते हैं कि वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। फिर जब सब नहा लेते हैं तो हकारी की मॉम सबको अच्छे अच्छे कपड़े देती है जो कि वो पहनकर सो सकते हैं। जब वो लोग कपड़े बदल लेते हैं तो रेंतारो उनकी तरफ देखता है, जिनको देखकर हकारी और रेंतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। पर जब वो कुसूरी और शिजुका को देखते हैं तो दोनों ही जमीन में घिसड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग और ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी कुसूरी को एक आइडिया आता है और वो शिजुका के साथ रेंतारो के गाल पर किस कर लेती है, जिस वजह से रेंतारो की सोल निकलकर हेवन जाने लगती है। हकारी की मॉम कहती है मुझे भी किसी करो, मुझे भी किसी करो, और उसी चक्कर में उसके नाक से खून आने लग जाता है। वो कहती है ठीक है मैं पानी पीकर आती हूँ। तो रेंतारो भी उसके साथ जाता है, लेकिन जब रास्ते में वो लोग साथ में जा रहे होते हैं तो हकारी का कंट्रोल लूज हो जाता है और वो कहती है अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे साथ कमरे में चलो। फिर वो लोग कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ कांड जैसी चीज हो रही होती है और वो लोग अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे होते हैं। और इधर ये लोग कार्ड गेम खेलते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर उन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी हकारी को समझ में आता है कि कहीं उसकी मॉम रेंतारो की वर्जिनिटी तो नहीं लेने वाली, इसलिए जल्दी से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं रेंतारो ने लड़की वाले कपड़े पहन रखे हैं और उसकी मॉम वहीं पर लेटी हुई है जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रही है और बहुत एक्साइटेड लग रही है। ये देखकर तो वो लोग भी बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और उसे क्यूट कहने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को एक साथ देखकर रेंतारो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हकारी की मॉम को एक आइडिया आता है, वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, और फिर वो नानो को प्रिंस के तरह तैयार कर देती है ताकि नानो रेंतारो को किस करके जगा दे। फिर नानो ऐसा ही करती है, वो रेंतारो के पास जाकर उसे किस करती है और ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और रेंतारो उठ तो जाता है लेकिन वो उनसे गुस्सा होता है, वो कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद हकारी और उसकी मॉम अपनी मेड से रस्सी मंगवाकर उसके पीछे जाने लगते हैं। तो कराने पूछती है आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो दोनों कहते हैं जाहिर सी बात है हम झांकने के लिए जा रहे हैं। कराने कहती है ठीक नहीं है, लेकिन बाकी लड़कियां हकारी और उसकी मॉम का साथ देती हैं। तो कराने भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। लेकिन बीच में शिजुका आ जाती है जो कि उन लोगों को जाने से मना कर रही थी, इसीलिए वो लोग उसे पकड़कर शिजुका रोल बना देते हैं। उसके बाद रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है और उसे पता था कि वो लोग झांकने के लिए आएंगे, इसीलिए उसने नीचे टॉवल पहन लिया था। फिर खिड़की के बाहर से कुसूरी अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भाप की वजह से अंदर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी रेंतारो की नजर उधर पड़ जाती है जिसको देखकर वो डर जाता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी नहाकर वहाँ से निकलने का सोचता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विंडो के बाहर से कोई और भी झांक रहा है और इधर शिजुका बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब चीजों की वजह से उन लोगों के साथ गलत हो सकता है, इसलिए वो रोल करते हुए वहाँ जाने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि हकारी की मॉम सबको लेकर बाथरूम की छत पर जा रही होती है ताकि वो लोग वहाँ से रेंतारो को देख सके। लेकिन तभी वहाँ पर वही बिल्ली आ जाती है और वो सबसे टच हो रही होती है, जिस वजह से सब डर रहे थे और उनकी आवाजों की वजह से नीचे रेंतारो डर रहा होता है। फिर इधर शिजुका को दिखाया जाता है जो कि रोल करते हुए सीढ़ियों के पास पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉग आ जाता है और वो गलती से उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से शिजुका लुढ़कते हुए बाथरूम के अंदर घुस जाती है और जाकर पानी में गिर जाती है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आती है तो रेंतारो उसका लुक देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था ये कोई घोस्ट है। लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो वहाँ पर शिजुका होती है, इसीलिए वो उसके पास उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उसका टॉवल नीचे गिर जाता है और शिजुका को उसका छोटा हाथी दिख जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसीलिए रेंतारो उसे जल्दी से उठाकर कमरे में ले जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में ही रेंतारो बाकी लड़कियों को देख लेता है जो कि बाथरूम की छत से नीचे आ रही थी। और कराने की वजह से रेंतारो को ये चीज समझ में आ जाती है कि वो लोग वहाँ पर झांकने के लिए गए थे, इसलिए वो शिजुका को ले
ले जाकर बेड पर लेटा देता है और उन लोगों को अच्छे से डांट लगाता है। उसके कुछ देर बाद वो लोग कार्ड गेम खेल रहे थे जहाँ पर हकारी की मॉम रेंतारो के साथ कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है तो वो कहती है तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और रेंतारो उसके लिए परेशान हो रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ पर हाहारी एक फोटो के सामने बैठी हुई थी। तो रेंतारो भी अंदर चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब वो फोटो को देखता है तो सोचता है ये तो एक मिडिल स्कूलर लग रहा है। तो हाहारी बता देती है कि ये उसका पहला प्यार है। तो रेंतारो समझ जाता है कि ये हकारी के डैड हैं। फिर वो उससे कहता है मुझे पता है कि आपने कहा था आपको अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने का कोई भी पछतावा नहीं है, लेकिन क्या ये सच है? तो रेंतारो की ये बात सुनकर हाहारी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं सच में उसे भूल नहीं सकती। मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी और आदमी के प्यार में नहीं पड़ूंगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार कर बैठी। मैं सच में तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन रेंतारो उसे गले लगाकर कहता है आपसे किसने कहा कि आप दो लोगों को प्यार नहीं कर सकती? आपको उन्हें भूलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपका प्यार मुझे और उन्हें लेकर बिल्कुल सच्चा है। अगर कभी आपको लगे कि मेरा प्यार आपके लिए सच्चा नहीं है तो प्लीज मुझे बता देना, और बदले में मैं भी आपके लिए यही करूंगा। तो ये सुनकर हाहारी और इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तो रेंतारो कहता है मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तभी हाहारी कहती है रेंतारो क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसके पहले प्यार ने यही कहा था मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें अपनी पहली किस को बचा कर रखना चाहिए। लेकिन ये याद आने के बाद वो जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है माफ करना, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन तभी रेंतारो उसे पकड़ के किस कर लेता है तो वो भी रेजिस्ट नहीं करती और खुद को बिल्कुल फ्री छोड़ देती है। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग एक साथ एक ही रूम में सो रहे होते। तभी हकारी उठती है और रेंतारो के बगल में जाकर सो जाती है। तो रेंतारो भी जाग जाता है तो हकारी उससे माफी मांगती है। रेंतारो कहता है कोई बात नहीं। तो हकारी कहती है मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं आज के बाद तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तो रेंतारो उसे किस करके कहता है लेकिन अब सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। तो हकारी उसके गले से लगकर वहीं सो जाती है और हमें पता चलता है कराने जागी हुई है, जो कि ये सब सुनने के बाद कहती है मैं आज के लिए जाने देती हूँ। फिर उसके कुछ देर बाद रेंतारो की नींद दोबारा से खुल जाती है क्योंकि बगल से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर कराने और हकारी एक दूसरे को किस कर रही होती है और वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी रेंतारो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रेंतारो कहता है सच में ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर रेंतारो रेस्ट रूम जाने के लिए वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे रास्ते में कोई दिखाई देता है जो कि हकारी का डैड होता है। उसे देखकर हकारी का डैड तुरंत उसके पास आ जाता है और कहता है मेरी हाहारी और हकारी को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो रेंतारो कहता है हाँ बिल्कुल मुझे भी आपसे बात करनी है डैड। तो वो कहता है मुझे डैड मत बुलाओ, और उनके बीच में बहुत सारी बातें होती है जहाँ पर रेंतारो उससे कहता है मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मुझे हाहारी सान और हकारी मिली, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन दोनों को हमेशा खुश रखूंगा। तो हकारी का डैड उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि रेंतारो एक अच्छा इंसान है। रेंतारो कहता है डैड चलिए साथ में मिलकर उन दोनों का ख्याल रखते हैं। तो हकारी का डैड भी खुश हो जाता है और उससे हाथ मिलाता है। लेकिन तभी हकारी के डैड को मुक्ति मिलने लगती है क्योंकि अब रेंतारो यहाँ पर उन दोनों का ख्याल रखने के लिए है। इसलिए वो जाते जाते कहता तुम एक अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं उन दोनों को तुम पर छोड़ता हूँ, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। पर रेंतारो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हकारी का डैड वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो वहीं पर सोकर उठता है तो समझ जाता है कि जो भी रात को हुआ वो कोई सपना नहीं था। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें घर पर से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना होगा। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है अब हकारी की मॉम स्कूल की नई चेयरपर्सन बन गई है। फिर हमें रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि हाहारी को देखने के लिए घर पर आया था, पर हाहारी की मेड कहती है हाहारी सामा तो स्कूल में है। इसलिए रेंतारो कहता है लड़कियों मेरा इंतजार करना, और वो वहाँ से स्कूल जाने लगता है जहाँ पर रास्ते में हमें कई सारी लड़कियों को दिखाया जाता है, यानी कि अगले सीजन में ये लड़कियां इसकी सोलमेट बनने वाली हैं। फिर रेंतारो स्कूल की छत पर पहुंच जाता है जहाँ पर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, तो सबके पास जाकर उन सबको गले लगा लेता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। अगर आप लोग इसका सीजन 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 5000 लाइक करवा दो और 100 कमेंट करवा दो। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।